हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज का वीडियो है iOS यूज़र्स के लिए। अब मैंने विंडोज़ एंड्रॉयड ये सब कवर कर लिया था, तो सोचा iOS में भी आपको बता देता हूँ एमुलेशन सीन कैसा है। अब iOS में तो ऑफकोर्स चीज़ें बहुत ही लिमिटेड है एंड जितने एमुलेटर्स पॉसिबल है इसमें वो सब कवर कर दूंगा। एंड एंड्रॉयड यूज़र्स भी चाहो तो देख लो भाई, आगे कभी चेंज करोगे तो काम आएगी वीडियो। एंड ये वीडियो देख के चेंज करने का मन करे तो कमेंट में मेंशन कर देना भाई, फिर एप्पल से भी तो स्पॉन्सर चाहिए। अब ये सेटअप के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा? बस अपना डिवाइस चाहिए आपको एंड एक अच्छा कंट्रोलर। अब मैं ये सेटअप आईपैड में कर रहा हूँ, बट सेम प्रोसेस आईफोन में भी एप्लीकेबल है, तो आप एग्जैक्टली मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड दिस टू साइड्स टू एमुलेशन ऑन iOS। पहला कि आप नॉर्मली एमुलेटर्स डाउनलोड कर लो ऐप स्टोर से, जो जो सपोर्टेड है इसमें, एंड उसको सेटअप कर लो। एंड ये थोड़ा लिमिटेड है क्योंकि ऑफिशियली कुछ कुछ ऐप्स ही सपोर्टेड है iOS के लिए, मे बी धीरे धीरे और आ जाए, बट अभी के लिए बस ये सारे ऐप्स मिलेंगे आपको। मैं एक इमेज अटैच कर दे रहा हूँ, उसमें आप देख सकते हो कि कौन सा ऐप कौन से गेम्स, मतलब कौन से कॉन्सोल्स को सपोर्ट करता है। एंड अगर आप ऐप स्टोर प्रोसेस सिर्फ फॉलो करना चाहते हो तो सिर्फ आपको यही ऐप्स का सेटअप करना है। बट अगर आपको और ऐप्स जैसे कि स्विच का एमुलेटर, PS2 का एमुलेटर, ये सब भी यूज़ करना है, तो उसके लिए हमें इन ऐप्स को साइड लोड करना होगा। एंड उसके लिए एक विंडोज़ डिवाइस भी होना चाहिए आपके पास, या फिर एक मैक। एंड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये पार्ट, तो अगर आपको साइड लोडिंग वाला रिस्क नहीं लेना है तो आप नॉर्मली ऐप स्टोर वाला प्रोसेस सिर्फ फॉलो कर लो। तो आपको सिंपली जाना है ऐप स्टोर में, ये सारे ऐप सर्च करने एंड एक एक करके डाउनलोड कर लेना है। स्टार्ट करते हैं रेट्रो आज से। अब सिंस ये कंप्लीट सेटअप वीडियो है तो मैं वापस से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि व्हाट इज़ रेट्रो आज। अब इसको आप समझ लो वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल योर क्लासिक कंसोल्स। मतलब रेट्रो आज अपने में एक एमुलेटर नहीं है, बट ये डिफरेंट एमुलेटर्स प्रोवाइड करता है जो कि कोर्स नेम से है इसमें। एंड बाकी डिवाइसेस में जैसे विंडोज़ या एंड्रॉयड में आप ये कोर्स अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सा डाउनलोड करना है। बट iOS में ये ऐप प्री लोडेड आता है सारे कोर्स के साथ। एंड कुछ कुछ कोर्स इसमें सपोर्ट नहीं भी करते हैं, लाइक थोड़ा लिमिटेड है। अब एप्पल से क्या एक्सपेक्ट करें। और तो इसमें सिस्टम्स लाइक PS1, PSP, निंटेंडो एंटरटेनमेंट सिस्टम, गेम बॉय एडवांस, गेम बॉय कलर, सेगा सैटर्न, सेगा CD, ये सारे सिस्टम सपोर्टेड है। एंड नॉट ओनली दैट, दिस इज़ वेयर द ट्रू हाईलाइट ऑफ रेट्रोच कम्स इन टू प्ले। तो इसमें बहुत सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शंस भी है गेम्स के लिए। लाइक आपके पास ऑप्शन है हॉटकीज़ का। हॉटकीज़ एज इन की ये कुछ कुछ इन गेम एक्शंस होते हैं जो आप इस ऐप में असाइन कर सकते हो। एंड देन वो एक्शंस हर एक गेम के अंदर वर्क करेंगे। एक्शंस लाइक सेव स्टेट, लोड स्टेट, मीनिंग कि आप किसी स्पेसिफिक एरिया में हो एंड आपने वहाँ पे गेम सेव किया, यानी कि सेव स्टेट। देन आप उस गेम में कहीं भी चले जाओ, उसके बाद अगर आप चाहते हो उस सेव वाले जगह में वापस जाना तो आप उसको लोड कर सकते हो, यानी कि लोड स्टेट। एंड ऐसे बहुत सारे स्लॉट्स रहते हैं आपके पास, मतलब आप बहुत सारे सेव स्टेट्स क्रिएट कर सकते हो गेम के। एंड इसका एक फ़ायदा बताऊँ तो जैसे कि कोई एक टफ बॉस है एंड आपके पास लाइफलाइन नहीं है, तो आप बॉस फाइट से जस्ट पहले एक सेव बना लिए। देन आप कितनी बार भी हार जाओ, आप वापस से उसी जगह से कंटिन्यू कर सकते हो बिना गेम ओवर हुए। देन और भी एक्शन सपोर्टेड है इसमें, जैसे कि फास्ट फॉरवर्ड। तो अगर कोई लोडिंग स्क्रीन में टाइम लग रहा है या कुछ बोरिंग डायलॉग्स है गेम में, तो उसको आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो। एंड और भी बहुत कुछ एक्शंस है, तो वो सेटअप के वक्त देखेंगे। देन इसमें शेडर्स का भी ऑप्शन है, मतलब इसको आप फिल्टर जैसा समझ लो। बेसिकली आपके गेम्स को उनके ओरिजिनल फॉर्म वाली फील देने के लिए, कि जब आप उनको उनके ओरिजिनल हार्डवेयर में खेलते थे तब वो गेम्स कैसे दिखते थे, उसको रेप्लिकेट करने के लिए इसमें फ़िल्टर्स है। देन इसमें अचीवमेंट्स का भी ऑप्शन है, मतलब आप कोई भी गेम ओपन करते हो तो उसमें एक पॉपअप आता है कि इस गेम में इतने चैलेंजेस हैं। एंड प्रोग्रेस भी साथ के साथ वो शो होता है उसमें कि आपने कौन कौन से कंप्लीट कर लिए। देन इसमें मल्टीप्लेयर का भी सपोर्ट है, मतलब कि अगर आपके पास दो डिवाइसेस है जिनमें रेट्रोआच इंस्टॉल्ड है एंड दोनों में सेम गेम्स है, तो एक डिवाइस को आप होस्ट बना के दूसरे डिवाइस से उसमें कनेक्ट कर सकते हो एंड मल्टीप्लेयर गेम्स एंजॉय कर सकते हो। एंड ऐसे तो बहुत सारे फीचर्स है इसमें, एंड सारे तो कवर नहीं कर पाऊंगा, बाकी जितने इंपॉर्टेंट वाले वो मैं आपको शो कर दूंगा इस वीडियो में। एंड वीडियो के बाद होपफुली इतना तो आइडिया हो भी जाएगा आपको कि आप खुद एक्सप्लोर कर पाओ। एंड अगर नहीं समझ आता है तभी, तो आई हैव ओनली वन थिंग टू से टू यू, आप कमेंट कर देना, आई ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प। नेक्स्ट देखते हैं इसका सेटअप प्रोसेस। तो ऐप स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आप सीधा ऐप ओपन कर लो एंड अ कंट्रोलर इज़ रिकमेंडेड, क्योंकि उससे नेविगेशन थोड़ी इजी हो जाती है, टच से सही से नहीं हो पाता है। एंड मैं यूज़ करो 8-bit का SN30 Pro कंट्रोलर। एंड ये सुपर निंटेंडो सिस्टम कंसोल जो था उसके कंट्रोलर जैसा दिखता है। एंड पोर्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है, छोटू सा है मस्त। बट इससे आप बस वैसे गेम्स खेलो जो ज़्यादा ट्रिगर्स पर रिलाई नहीं करते। बेसिकली पुराने गेम्स ही खेलो, क्योंकि अर्गोनॉमिक्स जो इसका है वो वैसा डिज़ाइन नहीं है, बट ओवरऑल क्वालिटी बहुत अच्छी, तो आप ये वाला भी कंसिडर कर सकते हो। तो सबसे पहले आप सेटिंग्स पे आ जाओ, यहाँ पे ड्राइवर्स ऑप्शन में आ जाओ एंड मेन्यू को चेंज कर लो आप ओजोन से XMB पे। देन ऐप को आपको रिस्टार्ट कर लेना है एक बार। अब इससे इसका UI चेंज हो जाएगा पूरा एंड प्ले स्टेशन जैसा हो जाएगा। आपको पता होगा तो ये PSP एंड PS3 में ये यूज़ होता था। एंड इसमें नेविगेशन इज़ मच ईजियर एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आप इसके यूज़र इंटरफेस में जाके कस्टमाइज़ भी कर सकते हो इसके अपीयरेंस को। तो आपको जाना है यूज़र इंटरफेस में, देन अपीयरेंस में। तो पहला तो स्केल फैक्टर है, जिससे आप टेक्स्ट के साइज़ को बड़ा कर सकते हो। अब आईपैड की स्क्रीन में तो ऑलरेडी सब कुछ सही से विजिबल है, बट अगर आप इसको आईफोन में सेटअप कर रहे हो तो टेक्स्ट बहुत छोटे होंगे आपके बाय डिफ़ॉल्ट। तो इसके लिए आप स्केल को इंक्रीज़ करके देख सकते हो कि कितना साइज़ आपको रखना है टेक्स्ट का। नेक्स्ट आप कलर चेंज कर सकते हो बैकग्राउंड का, तो डिफ़ॉल्ट ही इलेक्ट्रिक ब्लू है एंड आप इसको क्लिक करके अपनी पसंद का कुछ भी रख सकते हो। नेक्स्ट आप बैक आ जाओ एंड यूज़र इंटरफेस के नीचे ही देखोगे तो इनपुट का ऑप्शन है।
उस पर आपको जाना है, देन रेट्रो पैड बाइंड्स में जाना है, देन पोर्ट ऑन कंट्रोल्स, एंड यहाँ पे आपको अपने कंट्रोलर के सारे बटन्स को एक बार असाइन कर लेना है। अब डिफ़ॉल्ट तो ये खुद से कर ही लेता है क्योंकि नेविगेशन हम इतनी देर से तो कर ही रहे बिना कुछ चेंजेस किए, बट कभी कभार होता है कि कुछ कुछ कीज़ सही से काम नहीं करते गेम्स के, तो इट्स बेटर टू डू इट वंस जस्ट टू बी सेफ़। स्टार्ट करना है आपको डी पैड से, जो डायरेक्शनल कीज़ है आपके अप डाउन लेफ्ट राइट वाले, एंड फर्स्ट है डी पैड अप, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब अगर आपके पास निंटेंडो लेआउट वाला कंट्रोलर है तो आपका ए बटन राइट साइड में होगा, एंड एक्सबॉक्स लेआउट वाला है तो नीचे होगा। मतलब जो भी कंट्रोलर है आपका, ए प्रेस करके सिलेक्ट करना है आपको। देन सिलेक्ट करने के बाद ये पॉपअप आएगा कि जो कि आपको डी पैड अप के लिए असाइन करना है उसको होल्ड करके रखो। तो डी पैड अप के लिए आप डी पैड अप बटन होल्ड करके रखो 1 सेकंड के लिए, एंड ये उसमें असाइन हो जाएगा। देन इसी तरह बाकी तीनों को भी करना है आपको। देन आपको ए बी एक्स वाई बटन अपना असाइन करना है। तो सबसे पहला है बी। अब इट डजेंट मैटर आपके कंट्रोलर में बी कहाँ पे, ये ऐप आपको निंटेंडो लेआउट के हिसाब से असाइन करवाएगा क्योंकि मोस्ट एमुलेटर्स इसमें निंटेंडो को ही है। तो इसमें लिखा है बी बटन डाउन, एंड साइड में आइकन भी बना हुआ है कि आपको नीचे वाला बटन प्रेस करना है। तो अगर आपके पास एक्सबॉक्स वाला लेआउट है तो आपको ए प्रेस करके रखना है। अब ये चीज़ ऑप्शनल है, लाइक आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा लेआउट ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। तो आप चाहो तो इसको बी भी असाइन कर लो जो राइट वाला है, तो कम्प्लीटली अप टू यू। तो इसी तरह आपको ए एक्स वाई भी असाइन कर लेना है, या तो आइकन देख के कर लो या अपने हिसाब से कर लो। नेक्स्ट है सिलेक्ट स्टार्ट बटन, एंड ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। देन एल एंड आर बटन आपको असाइन करना है। देन L2 एंड R2 जो एल आर के पीछे वाला बटन है। देन L3 एंड R3 जो स्टिक्स वाले बटन है। देन इनके डायरेक्शन भी आपको असाइन करना है, जैसे कि लेफ्ट स्टिक अप डाउन लेफ्ट राइट, तो इसको भी असाइन करने के लिए आपको उसको क्लिक करना है। देन उस डायरेक्शन में आपको स्टिक अपना मूव करके रखना है। सेम प्रोसेस आपको लेफ्ट एंड राइट दोनों के लिए करना है, एंड बस इससे आपके सारे कीज़ प्रॉपरली असाइन हो जाएंगे, एंड गेम्स के वक्त कोई इशू नहीं आनी चाहिए अनलेस यू गेट स्टिक ड्रिफ्ट। एंड नीचे और भी बहुत सारी कीज़ है, कुछ गन ट्रिगर नेम से है, तो ये शायद अलग से कुछ कंट्रोलर्स आते हैं स्पेसिफिक गेम्स के लिए, तो उनके लिए है। फिलहाल हमें मतलब नहीं है उससे, तो आपको सिंपली बैक आना है। देन सेम इनपुट मेन्यू में रेट्रोपैड बाइंड्स के नीचे देखोगे तो हॉट कीज़ का ऑप्शन है। तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि आप कुछ इन गेम एक्शंस परफॉर्म कर सकते हो, वो चीज़ यहाँ से आप बटन्स को असाइन कर सकते हो। एंड जो बटन्स मैं आपको बताऊंगा जो डिफ़ॉल्ट लेआउट है, लाइक मोस्ट गेमिंग हैंडल्स में आपको सिमिलर लेआउट मिलेगा, तो हम लोग भी वही फॉलो करेंगे। बट ऑफ कोर्स आप चाहो तो अलग बटन्स भी यूज़ कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो हॉटकीज़ में जाके सबसे पहले आपको हॉटकी इनेबल बटन असाइन कर लेना है, तो इसको आपको क्लिक करके सिलेक्ट बटन को असाइन कर लेना है। अब ये इसीलिए है क्योंकि हॉटकीज़ जो होते हैं उनको यूजुअली कॉम्बो बटन्स असाइन किया जाता है। मतलब एग्जांपल ले लो, अगर आप R2 पे फास्ट फॉरवर्ड असाइन करते हो एंड हॉटकी इनेबल में आपका कुछ नहीं है, तो सिर्फ R2 प्रेस करने से ही आपका गेम फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा। एंड अगर गेम में कोई एक्शन R2 से परफॉर्म होता है, जैसे कि शूटिंग गेम्स ले लो, तो आपका शूट ना होके वो गेम फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा। तो इसीलिए हॉटकी अलग से ज़रूरी है एंड सिलेक्ट दिया जाता है यूजुअली। उसके बाद आप मेन्यू टॉगल को असाइन कर लो ऊपर वाले बटन पे। मतलब एक्सबॉक्स लेआउट है तो Y एंड निंटेंडो लेआउट है तो X। इससे आप रेट्रो सेटिंग्स एक्सेस कर सकते हो गेम के वक्त एंड गेम स्पेसिफिक चेंजेस कर सकते हो। देन नेक्स्ट आपको क्लोज कंटेंट असाइन करना है। मैंने यहाँ पे क्विट को कर दिया, बट आपको क्लोज कंटेंट करना है। क्विट से पूरा ऐप क्लोज हो जाएगा, क्लोज कंटेंट से सिर्फ गेम क्लोज होगा एंड आप ऐप में वापस आ जाओगे। तो अगर आपको कोई दूसरा गेम खेलना है क्विट करके तो ये बेटर चॉइस है, एंड पूरा ऐप क्लोज करना है तो क्विट पे रहने दो। आप चाहो तो दोनों को अलग बटन से असाइन कर सकते हो, तो वो भी ऑप्शन है आपके पास। यहाँ मैंने क्विट को स्टार्ट दे दिया, मतलब अगर मैं गेम के वक्त सिलेक्ट प्लस स्टार्ट प्रेस करूँगा तो ऐप क्विट हो जाएगा, एंड क्लोज कंटेंट किया तो सिर्फ गेम क्विट होगा। देन आप अपने रेट्रोच ऐप पे वापस आ जाओगे। नेक्स्ट है फास्ट फॉरवर्ड। अब यहाँ पे दो टाइप के फास्ट फॉरवर्ड है, एक तो टॉगल है एंड एक होल्ड है। एंड टॉगल में आप एक बार सिलेक्ट प्लस R2 प्रेस करोगे तो आपका गेम फास्ट फॉरवर्ड होता जाएगा एंड वापस प्रेस करने पे रुक जाएगा। यही होल्ड पे जब तक आप होल्ड करोगे तब तक वो फास्ट फॉरवर्ड होता रहेगा एंड छोड़ देने पे बंद हो जाएगा। अभी गेम टू गेम डिपेंड करता है कि आपको कौन सा यूज़ करना है। जैसे कुछ गेम्स में बहुत लंबा कट सीन आपको स्किप करना है, तो पूरे टाइम होल्ड करने की जगह आप टॉगल वाला यूज़ कर लो ताकि आपको होल्ड करके ना रखना पड़े। देन कट सीन खत्म होने पे रोक सकते हो उसको। एंड कुछ गेम्स में जैसे आपको बस छोटा सा पार्ट स्किप करना है, जैसे कि लोडिंग स्क्रीन, तो आप थोड़ा देर होल्ड करके रखो बस, नहीं तो टॉगल करने से आप वो बहुत आगे भाग जाएगा। फॉर एग्जांपल मारियो में आप लोडिंग स्क्रीन स्किप कर रहे हो एंड जैसे गेम ऑन होता है उसके बाद एंड आपने टॉगल रखा है तो उसका टाइम भी आगे भाग जाएगा। एंड मारियो गेम इज टाइम सेंसिटिव, तो ये केस में होल्ड काम आता है। जैसे कि गेम ऑन हुआ, आपने बटन छोड़ दिया, तो आप टॉगल वाले को R2 दे दो एंड होल्ड वाले को L2 दे दो, या अपोजिट कर दो, कम्प्लीटली अप टू यू। बट मेरा सजेशन रहेगा आप पहले मुझे फॉलो कर लो, देन गेम्स ट्राई करो। फिर आपको लगा कि दूसरे बटन से असाइन करने से बेटर रहेगा तो आप आराम से बाद में चेंज भी कर सकते हो उसको। देन नेक्स्ट है सेफ स्टेट एंड लोड स्टेट। तो ये जो मैंने शुरू में एक्सप्लेन किया था आपको, तो आपने L1 को दे देना है लोड स्टेट एंड R1 को दे देना है सेफ स्टेट। मैं इस सेक्शन के एंड में एक लिस्ट भी अटैच कर दूंगा जिसमें सारी सेटिंग्स मेंशन रहेंगे, तो आप एक साथ उसको देख के भी फॉलो कर सकते हो या साथ के साथ भी कर लो।
देन आप एकदम नीचे आ जाओ एंड ये एक ऑप्शन है रन हेड टॉगल का, इसको आप असाइन कर लो राइट डी पैड को। अब इससे आपके कंट्रोल्स में लेटेंसी कम हो जाएगी। लेटेंसी क्यों होती है? बेसिकली फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड कि अब एमुलेटर एक सॉफ्टवेयर है, मतलब आप ओरिजिनल कंसोल को रन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो एंड वो सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड कर रहा है रेट्रोआच। मतलब आप पहले रेट्रोआच ओपन कर रहे हो, देन वो एमुलेटर ओपन कर रहे हो, देन गेम ऑन हो रहा है, तो बीच में इतने सारे लेयर्स आ जा रहे हैं जिसकी वजह से जो आप कंट्रोल्स प्रेस करते हो थोड़ा डिले आ जाता है गेम को कंट्रोल्स रीड करने में। कुछ कुछ एमुलेटर्स में अगर आपको ये चीज़ फील हो रहा है किसी गेम के अंदर आप बटन प्रेस कर रहे हो बट कैरेक्टर आपका थोड़ा लेट से मूव कर रहा है, तो आप सिलेक्ट प्लस राइट डी पैड प्रेस करके इसको इनेबल कर सकते हो, जिससे लेटेंसी एकदम नॉन एग्जिस्टेंट हो जाती है। थोड़ी बहुत रहती है बट उतना नोटिसेबल नहीं रहता है। एंड ऊपर से आप ब्लूटूथ कंट्रोलर यूज़ कर रहे हो तो ये चीज़ और नोटिस होगी आपको, तो रनहेड से आपका ये इशू सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। देन नेक्स्ट फाइनली आप शो एफपीएस टॉगल को असाइन कर लो लेफ्ट वाले बटन को, मतलब एक्सबॉक्स है तो एक्स एंड निंटेंडो है तो वाई। इससे आपके स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर में एफपीएस भी शो हो जाएगा, जिससे आप गेम की परफॉर्मेंस मॉनिटर कर सकते हो। मतलब थोड़े हायर एंड साइड वाले सिस्टम्स में रेजोल्यूशन का भी ऑप्शन रहता है, तो अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं मिल रही है तो आप रेजोल्यूशन कम करके देख सकते हो। देन रेजोल्यूशन बढ़ा के भी देख सकते हो अगर आपको लग रहा है कि आपको डिवाइस हैंडल कर लेगा। एंड रेट्रोवॉच वाले एमुलेटर्स तो सारे लाइटर साइड में ही आते हैं कंपेयर टू PS2 PS3 स्विच एमुलेशन, तो आप आराम से मैक्सिमम गेम्स 4K में भी खेल सकते हो अगर उनमें सपोर्ट है। बस वही है कि आप साथ के साथ FPS भी मॉनिटर करते रहो कि सब में 60 मिल रहे तो सही है, नहीं तो कम कर लो रेजोल्यूशन को। एंड ये हो गए सारे मेन हॉटकीज, बाकी कुछ कुछ और भी है इसमें आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे कि स्लो मोशन है एंड रिवाइंड है एंड सेफ स्टेट साइकिल करने का भी है, नेक्स्ट सेफ स्टेट एंड प्रीवियस सेफ स्टेट नेम से। एंड इसको आप डी पैड अप डाउन दे सकते हो, मीनिंग कि अगर आपने मल्टीपल सेव्स बनाए हैं तो आप साइकिल कर सकते हो डिफरेंट स्टेट्स पे, तो वो आपके ऊपर है। एंड और भी बहुत कुछ है बट जो मेन वाले हैं मैंने बस वही शो केस किए। एंड ये सब कैसे काम करते हैं वो भी आपको थोड़ी देर में शो कर दूंगा। नेक्स्ट आपको बैक आना है, देन थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ एक कन्फर्म क्विट का ऑप्शन है, तो अगर आप गेम क्विट कर रहे हो हॉटकी यूज़ करके जो सिलेक्ट प्लस स्टार्ट हमने असाइन किया था, तो क्विट होने से पहले एक कन्फर्मेशन आता है कि आपको फिर से प्रेस करना है तभी गेम क्विट होगा। तो आप चाहो तो इसको डिसेबल कर लो, जिससे एक बार सिलेक्ट प्लस स्टार्ट प्रेस करने से ही आपका गेम क्विट हो जाएगा। अभी कंट्रोल सेटअप होने के बाद आपको तुरंत मेन मेन्यू में वापस आना है, पूरा नीचे जाना है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल ऑप्शन सिलेक्ट करना है एंड सेव करंट कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन को क्लिक करना है। इससे आपके सारे कंट्रोल्स जो आपने कॉन्फ़िगर किए वो सेव हो जाएंगे एंड ये बिना किए आपने एग्जिट किया तो आपको सब कुछ वापस से करना होगा। अब मैं चाहता तो ये पार्ट वीडियो का रिमूव कर सकता था, जिससे आपको बार बार आके मेरी वीडियो देखनी पड़ती कॉन्फ़िगर करने के लिए एंड व्यूज़ बढ़ते मेरे भी, बट मैंने ऐसा नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर देना, समझ रहे हो। नेक्स्ट आप आ जाओ ड्राइवर्स में वापस एंड आपको चेक कर लेना है कि आपका वीडियो ऑप्शन वल्कन में है या नहीं। अगर GL में है तो उसको आपको चेंज करके वल्कन करना है। वल्कन से आपकी गेम्स में आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी एंड एमुलेटर्स में बेटर कंपैटिबिलिटी भी मिलती है। देन नेक्स्ट आपको पूरा बैक आना है जहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, देन उसी के ऊपर आप देखोगे तो एक ऑनलाइन अपडेटर का ऑप्शन है, तो उसमें आपको जाना है। देन पूरा नीचे स्क्रॉल करके आपको हर एक अपडेट ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अपडेट कोर इन्फो फाइल से लेके अपडेट स्लैंग शेडर्स तक आपको सब कुछ एक एक करके क्लिक करना है एंड ये अपने आप अपडेट कर देगा उनको। इससे आपके सारे कोर्स, उनके फीचर्स, उनके फाइल सब कुछ अप टू डेट रहेंगे। देन आप एक बार वापस से मेन मेन्यू में आके कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाके सेव करंट कॉन्फ़िगरेशन कर दो जस्ट टू बी सेफ। नेक्स्ट आपको सेटिंग्स में वापस आना है, वीडियो में आना है, देन यहाँ एक स्केलिंग का ऑप्शन है, उसमें जाना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है इंटीजर स्केलिंग का, अब बाय डिफ़ॉल्ट ये बंद रहता है। तो इंटीजर स्केलिंग मतलब कि जो ओरिजिनल रेजोल्यूशन रहती थी गेम्स की उनके कंसोल्स के हिसाब से, तो वही रेजोल्यूशन को मेंटेन करने के लिए ये ऑप्शन है। तो अगर आप इसको इनेबल करते हो तो आपके स्क्रीन में एकदम बड़े बड़े ब्लैक बॉर्डर्स आ जाएंगे एंड गेम की स्क्रीन बस छोटू सी रह जाती है। ये अच्छा इसीलिए क्योंकि इसे गेम के ओरिजिनल पिक्सल्स मेंटेन रहते हैं एंड शार्पर इमेज क्वालिटी मिलती है आपको। एंड अगर आप इसको डिसेबल करते हो तो ब्लैक बॉर्डर्स बहुत कम हो जाते हैं एंड मैक्सिमम स्क्रीन आपकी गेम से कवर्ड रहती है। एंड इसमें थोड़ी क्वालिटी डिग्रेड होती है बट ट्रस्ट में उतना डिफरेंस नहीं पता चलता है, लेकिन नॉस्टैल्जिया फैक्टर के लिए कि छोटे स्क्रीन में जो हम खेला करते थे उसको रेप्लिकेट करने के लिए। एंड ये फीचर ऑफ करने के बाद भी थोड़े ब्लैक बॉर्डर्स रह जाते हैं एंड वो भी अगर आप चाहते हो हटाना, आपको चाहिए कि गेम आपकी पूरी स्क्रीन को कवर करे, तो उसके लिए भी ऑप्शन है एंड मैं खुद यूज़ करता हूँ उसको, बट वो गेम के वक्त देखेंगे आगे थोड़ी देर में। नेक्स्ट आप सेटिंग्स में वापस आओ, यूज़र इंटरफेस में आ जाओ, देन नीचे एक ऑप्शन है ऑन स्क्रीन ओवरले का, उसमें आपको आना है एंड इसमें डिस्प्ले ओवरले को आपको ऑफ कर देना है। इससे जो आपके ऑन स्क्रीन कंट्रोल्स हैं वो ऑफ हो जाते हैं ताकि आपको बस गेम दिखे आपकी स्क्रीन में एंड कंट्रोल्स नहीं। देन आपको बैक आना है एंड सेटिंग्स में आप पूरा नीचे देखोगे तो एक अचीवमेंट्स का भी ऑप्शन है, तो इस पर आपको क्लिक करना है एंड रेट्रो अचीवमेंट्स नाम से एक पेज है, यहाँ पे आपको रजिस्टर कर लेना है, एक यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करना है एंड देन यहाँ वापस आके उन्हें एंटर कर लेना है। इससे आपके अचीवमेंट्स इनेबल हो जाएंगे एंड गेम ओपन होते ही आपका पॉपअप भी आता है लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर में आपके स्क्रीन के कि कितने चैलेंजेस है इस गेम में, एंड आप इनकी वेबसाइट पे आके देख सकते हो कि कौन कौन से चैलेंजेस वो गेम ऑफर करता है। एंड इसके लिए आपको पूरा टाइम इंटरनेट से कनेक्टेड रहना होगा तभी ये काम करेगा। एंटर करने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा हार्डकोर मोड का, तो उसको आपको डिसेबल करना है। ये बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है, इससे आपका गेम एक्सपीरियंस और टफ हो जाता है। आप गेम स्कोर सेव नहीं कर सकते, मतलब गेम ओवर होते ही आपको वापस से स्टार्ट करना होगा, तो इसको आप डिसेबल कर लो एंड बाद में चाहो तो यहीं आके इनेबल भी कर सकते हो। देन
देन फाइनली एक बार आपको वापस से मेन मेन्यू में आके सेव करंट कन्फिगरेशन कर लेना है। देन 50% काम हो गया है आपका। नेक्स्ट आपको गेम्स एंड बायोस फाइल्स ट्रांसफ़र करनी है अपने डिवाइस में, एंड ये फाइल्स मैं आपको नहीं बता सकता आप कहाँ से ला सकते हो फॉर कॉपीराइट रीजंस। तो सबसे पहले देखते हैं आप बायोस फाइल्स कैसे यूज़ कर सकते हो रेट्रोआर्च के अंदर। अब बायोस फाइल्स इज़ बेसिकली कंसोल की ओरिजिनल फाइल्स होती है जो कि एमुलेटर्स को रन करने में हेल्प करती है। एंड ये सारे एमुलेटर्स के लिए नहीं चाहिए, बस आपको PS1, सेगा सैटर्न, सेगा CD, गेम बॉय इनके लिए चाहिए होता है। तो आप सबसे पहले आ जाओ अपने iOS डिवाइस में, देन फाइल्स ओपन करो एंड इसमें अपने डिवाइस का इंटरनल स्टोरेज में एक रेट्रोआर्च का फोल्डर क्रिएट हो गया होगा। यहाँ पे आपको एक बायोस फोल्डर क्रिएट करना है। अब मैं आपको एक लिस्ट अटैच कर दे रहा हूँ बायोस फाइल की कि किसके लिए कौन सी फाइल चाहिए, आपको कहीं से ला के उस बायोस फोल्डर के अंदर डालनी है। एंड ये पहली 3 है सेगा CD की, देन नेक्स्ट 3 है सारी गेम बॉयज़ की। ये तीनों नहीं भी डालोगे तो चलेगा क्योंकि ये बस बूट लोगों के लिए, मतलब आप इन तीनों में से किसी की भी गेम ओपन करते हो तो बस उनका लोगो आता है। एंड ये MPR एंड सेगा 101 है सेगा सैटर्न की, एंड SCPH वाली फाइल है PS1 के लिए। देन आपको रेट्रोआर्च में वापस आना है, सेटिंग्स में जाना है, देन पूरे नीचे आके डायरेक्टरी में जाना है एंड यहाँ पे सिस्टम बायोस को क्लिक करना है। एंड ये डिफ़ॉल्ट आपका रेट्रोआर्च फोल्डर में सेट रहता है, तो यहाँ आप देखोगे तो वो बायोस फोल्डर भी है जो आपने क्रिएट किया होगा, तो उसको आपको ओपन करना है एंड यूज़ दिस डायरेक्टरी सिलेक्ट कर लेना है। इससे रेट्रोआर्च अपने आप ही एमुलेटर्स के बायोस डिटेक्ट कर लेगा। अब आपको चाहिए गेम की रोम फाइल्स, तो मैं आपको मेरे डिवाइस में शो कर देता हूँ कि कौन सा एमुलेटर के लिए कौन सा फोल्डर आपको क्रिएट करना है। एंड आपको एक रोम्स फोल्डर क्रिएट करना है रेट्रोआर्च फोल्डर के अंदर, देन उसमें फिर से रेट्रोआर्च में जाना है एंड यहाँ पे एक रोम्स फोल्डर क्रिएट करना है। एंड देन उसी के अंदर आप देखोगे तो मैंने बहुत सारे डिफरेंट फोल्डर्स क्रिएट कर रखे हैं एंड आपको भी सेम फोल्डर्स क्रिएट करना है, मतलब आपको जो सिस्टम्स खेलने हैं उनके। एंड मैंने ऑलमोस्ट सारे एमुलेटर्स के क्रिएट कर दिए, बट कुछ कुछ में भी रह भी गए होंगे तो मुझे पता नहीं क्योंकि बहुत सारे अवेलेबल है इसमें। तो आप इनमें से अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लो या सारे कर लो, आपके ऊपर है। तो सबसे पहला है आर्केड, एंड इसको मैं ओपन करता हूँ तो इसमें एक जिप फाइल है, मीनिंग कि ये एमुलेटर जिप फाइल सपोर्ट करता है। और भी बहुत सारे फाइल टाइप सपोर्ट करता है ये, बट ऑनलाइन भी मोस्टली आपको जिप फॉर्मेट में मिलेगा। एंड मोस्ट लाइट वेट कंसोल जैसे कि NES, SNES भी जिप फाइल सपोर्ट करते हैं क्योंकि इनके रोम्स के साइज बहुत छोटे होते हैं, तो जिप से काम चल जाता है। बट एमुलेटर्स जैसे कि PS1, PS3 इनमें .CUE या .CHD या .ISO फाइल ये सब चाहिए होता है, तो ये थोड़ा आपको सर्च करना पड़ेगा गूगल में। बेसिकली आप ऐसे समझ लो कि जिप फाइल तो आपको हर एक एमुलेटर के लिए मिल ही जाएगा। एंड अगर रेट्रोआर्च ने डिटेक्ट कर लिया, मतलब वो एमुलेटर जिप फाइल टाइप सपोर्ट करता है, बट अगर रेट्रोआर्च डिटेक्ट नहीं कर रहा है तो आपको वो जिप फाइल एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। एंड iOS डिवाइसेस में ये एकदम सिंपल है, बस आपको उस जिप फाइल को क्लिक करना है एंड वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा वहीं पे। देन आप जिप फाइल डिलीट भी कर सकते हो। एंड ये जो आर्केड फोल्डर है इसमें आप सारी आर्केड गेम्स डाल सकते हो। एंड मैं आपको एक लिस्ट शो कर रहा हूँ, ये सारे कोर्स है आर्केड के, मीनिंग इन कोर्स के नाम से आपको कोई भी रोम फाइल मिलती है तो आप उसको सीधे इस फोल्डर में डाल सकते हो एंड वो गेम आपका आर्केड सेक्शन के अंडर डिटेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट है GB जो है गेम बॉय के लिए, एंड इसमें भी मैंने जिप फाइल्स डाल रखे हैं। एंड नेक्स्ट है GBA जो है गेम बॉय एडवांस के लिए, देन GBC गेम बॉय कलर के लिए, एंड 3DS है निंटेंडो 3DS के लिए। एंड इसकी गेम्स आप रेट्रोआर्च से नहीं खेल पाओगे क्योंकि इसमें इसके लिए कोई भी कोर नहीं है, इसकी गेम्स आपको दूसरा ऐप से खेलना होगा, तो इसको बाद में देखेंगे। नेक्स्ट है N64 जो है निंटेंडो 64 के लिए, ये थोड़ा हायर एंड साइड में आ जाता है। देन है NDS जो है निंटेंडो DS के लिए, NES है निंटेंडो एंटरटेनमेंट सिस्टम के लिए, PSX है PS1 के लिए, सैटर्न है सेगा सैटर्न के लिए। स्कम VM जो है ये बेसिकली कोई कंसोल नहीं है बट एक प्लेटफॉर्म है PC गेम्स के लिए, लाइक रेट्रो PC गेम्स। एंड इसके कंट्रोल्स मोस्टली कीबोर्ड माउस पर रिलाई करते हैं, बट मुझे इसके कोई गेम्स मिले नहीं, लाइक जो मिले वो काम नहीं कर रहे थे, तो अभी के लिए आप इसको स्किप कर दो। इसका रेट्रोआर्च में कोर अवेलेबल है बट गेम्स रन नहीं हो रहे थे। देन नेक्स्ट सेगा CD है सेगा CD के लिए। देन फाइनली SNES है सुपर निंटेंडो एंटरटेनमेंट सिस्टम के लिए। तो इनको ट्रांसफ़र करने के लिए आप एक काम कर सकते हो कि अपने मैक या विंडोज़ डिवाइस में ये फोल्डर्स क्रिएट कर लो एंड सबके रोम्स उनके रेस्पेक्टिव फोल्डर्स में डालो। देन अगर मैक में हो तो आप अपने डिवाइस को कनेक्ट कर लो केबल से, देन अपने डिवाइस के फाइल सेक्शन में आ जाओ एंड सीधे वो फोल्डर्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो जैसे मैंने किया है। तो मैंने एक्चुअली VLC फोल्डर में ट्रांसफ़र कर दिया था, तो कोई बात नहीं, मुझे सिंपली अपने डिवाइस में वापस आना है एंड VLC में जाना है एंड वो फोल्डर को मूव कर लेना है रोम्स फोल्डर के अंदर जो मैंने रेट्रोआर्च में क्रिएट किया था। एंड विंडोज़ में हो तो आपको iTunes ऐप डाउनलोड कर लेना है एंड देन सेम प्रोसेस है उसमें भी। सब कुछ ट्रांसफ़र कर लेने के बाद आपको रेट्रोआर्च में वापस आना है। देन राइट जाके एक प्लस आइकन आएगा जिसमें स्कैन डायरेक्टरी लिखी हुई है, तो उसको आपको सिलेक्ट करना है। देन डॉक्यूमेंट/रेट्रोआर्च को ओपन करना है, देन अपने रोम्स फोल्डर में जाना है आपको एंड स्कैन दिस डायरेक्टरी को क्लिक करना है एंड बस वेट करना है, ये एक एक करके आपके सारे गेम स्कैन कर लेगा। एंड थोड़ा टाइम लगता है इसमें डिपेंडिंग ऑन कितने गेम्स आपने लोड किए हैं। तो ये खत्म होने के बाद आपको बैक आना है। देन राइट जाके आप पूरे एंड में देखोगे तो बहुत सारे ऐसे डिफरेंट एमुलेटर्स के सेक्शंस क्रिएट हो गए, मतलब जो जो फोल्डर आपने क्रिएट किए थे उनके हिसाब से एमुलेटर्स लिस्ट हो गए। एंड नोट ये तभी होगा अगर उन फोल्डर्स में आपने गेम्स डालें। देन यहाँ पे एक फिल्टर्स वाला फोल्डर भी है कि आप गेम्स को उनके सिस्टम के हिसाब से सर्च करना चाहते हो या उनके पब्लिशर के हिसाब से या रीजन के हिसाब
हिसाब से। एंड इसमें PSP की गेम्स भी सपोर्ट है, बट वो आपको रेट्रोआर्ट से ओपन नहीं करना है, उसको आपको अलग जो PPSSPP ऐप है उससे करना है। एंड और एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि इसमें गेम्स के बॉक्स आर्ट भी साथ के साथ डाउनलोड हो जा रहे हैं। एंड ये डिपेंड करता है कि उस गेम का अवेलेबल है या नहीं, नेमिंग फॉर्मेट पे भी डिपेंड करता है आपके गेम के, तो उस हिसाब से डाउनलोड हो जाता है। नेक्स्ट अब हॉटकीज एंड इन गेम रेट्रो सेटिंग्स भी देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं NES की गेम से। एंड गेम ओपन करने के लिए सिंपल है, उसको सिलेक्ट करना है आपको। देन यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। एंड रन करने से पहले आप सेट कोर में आ जाओ एंड कोई भी एक सिलेक्ट कर लो। एंड अगर गेम आपका उस कोर में सही से रन नहीं हो रहा है तो आप चेंज भी कर सकते हो यहाँ पे आके। एंड सिंस iOS में सारे कोर्स डाउनलोड हो जाते हैं जितने भी अवेलेबल, तो मोस्ट एमुलेटर्स के आपको मल्टीपल कोर्स भी मिलेंगे। एंड परफॉर्मेंस में वेरी इन ईच कोर। तो NES के लिए तो वैसे सबसे बेस्ट है नेस्टोपिया कोर, तो उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन बैक आना है, देन आपको रन पे क्लिक कर लेना है। अब गेम ऑन होते ही आप टॉप पे देखोगे तो यहाँ पे अचीवमेंट्स वाला पॉपअप आ रहा है एंड कि कितने अचीवमेंट्स हैं इसमें एंड कितने आपने कंप्लीट किए। तो जैसे जैसे आप कंप्लीट करते रहोगे ये वैसे वैसे अपडेट भी होता रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं हॉटकीज, स्टार्टिंग विथ फास्ट फॉरवर्ड टॉगल। तो इसको मैंने असाइन किया था R2 को। अगर मैं सिलेक्ट प्लस R2 प्रेस करता हूँ तो ये फास्ट फॉरवर्ड मोड ऑन हो जाएगा। एंड बंद करने के लिए मुझे वापस से सिलेक्ट प्लस R2 प्रेस करना है। नेक्स्ट है सिलेक्ट प्लस L2 जो कि होल्ड वाला फास्ट फॉरवर्ड है। मतलब ये बटन्स को अगर मैं प्रेस करके रखूँगा तो ये फास्ट फॉरवर्ड होता रहेगा जब तक मैं छोड़ ना दूँ। नेक्स्ट है सिलेक्ट प्लस लेफ्ट वाला जो बटन है, मेरे केस में Y, तो उससे FPS इनेबल हो जाता है एंड स्क्रीन के टॉप कॉर्नर में शो करता है। इसको भी आप ऑन या ऑफ कर सकते हो। देन नेक्स्ट है सिलेक्ट प्लस ऊपर वाला बटन, मेरे केस में X, तो इससे ओपन होता है रेट्रोआर्च सेटिंग्स। एंड यहाँ पे पर गेम कन्फिगरेशन आप कर सकते हो या इन जनरल पूरे रेट्रोआर्च का कन्फिगरेशन। एंड वापस गेम में आने के लिए आप या तो रिज्यूम सिलेक्ट कर लो या वापस से सिलेक्ट प्लस X प्रेस कर लो। देन नेक्स्ट जो रन है टॉगल हमने सेट किया था राइट डी पैड को, तो सिलेक्ट प्लस राइट डी पैड क्लिक करने से वो ऑन हो जाता है एंड लेटेंसी कंट्रोल्स की बहुत कम हो जाती है। लेफ्ट साइड बॉटम में एक पॉपअप भी आता है कन्फर्मेशन का कि ऑन हो गया है ये। देन नेक्स्ट है सेव स्टेट। तो जैसे कैरेक्टर यहाँ पे खड़ा है मेरा एंड मैंने सिलेक्ट प्लस R1 प्रेस किया तो मेरा गेम यहीं पे सेव हो गया। देन अगर मैं थोड़ा मूव करता हूँ, इधर उधर जाता हूँ, देन मैं सिलेक्ट प्लस L1 प्रेस करता हूँ तो मेरा वापस से वो स्टेट लोड हो जाएगा जहाँ मैंने सेव किया था। मैं गेम में कहीं भी हूँ, ये प्रेस करके इधर मैं वापस आ सकता हूँ। एंड ऐसे मल्टीपल स्टेट्स आप क्रिएट कर सकते हो एंड या तो इन गेम रेट्रोआर्च सेटिंग से उनको एक्सेस कर सकते हो या हॉटकीज असाइन कर लो उनको। नेक्स्ट देखते हैं इन गेम रेट्रोआर्च सेटिंग्स। तो आपको प्रेस करना है सिलेक्ट प्लस ऊपर वाला बटन, देन आपको पूरा नीचे आना है, देन शेडर्स में जाना है, वीडियो शेडर्स इनेबल कर लेना है। देन लोड प्रीसेट में जाना है, फिर स्लैंग शेडर्स में जाना है। देन यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के बहुत सारे ऐसे फिल्टर्स मिल जाएंगे जो गेम पे अप्लाई हो जाते हैं। बट सिंस ये NES है, इसके लिए आप CRT शेडर्स यूज़ कर सकते हो जो वो डब्बे वाली टीवी जैसी फील देता है आपको, क्योंकि ये कंसोल मोस्टली उसी में खेला जाता था जो पुरानी टीवीज़ थे। तो उसको रेप्लिकेट करने के लिए इसमें CRT शेडर्स यूज़ किया जाता है। तो उसको आप सिलेक्ट करके उसके अलग अलग प्रीसेट्स ट्राई कर सकते हो अगर आपको पसंद हो तो, नहीं तो वीडियो शेडर्स को डिसेबल रहने दो और ऐसे ही इंजॉय कर लो गेम्स। तो इनेबल करने के बाद आप डिफरेंस देख सकते हो। होपफुली आपको समझ आ रहा हो कि थोड़ा अलग लग रहा है इमेज क्वालिटी, ये लाइन टाइप का एक इफेक्ट आ गया है इसमें। देन अगर आपको ये पसंद आया तो इसको आपको सेव करना है, तो आपको वापस से शेडर्स में आना है, देन मैनेज प्रीसेट्स में जाना है। देन पूरा नीचे देखोगे तो आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो आप सेव गेम प्रीसेट कर लो जिससे ये शेडर सिर्फ इसी गेम में अप्लाइड रहेगा, या सेव कंटेंट डायरेक्टरी कर लो जिससे आपके जितने गेम्स हैं NES फोल्डर में वो सब पे अप्लाई हो जाएगा ये। एंड देन कोर प्रीसेट है कि इस कोर के जितने गेम्स हैं वो सब में अप्लाई हो जाएगा। अब इस कोर में तो सिर्फ NES की गेम्स है तो डायरेक्टरी वाला एंड कोर वाला सेम काम करेगा। बट आप एग्जांपल ले लो कि गेम बॉय की गेम्स अगर आप खेल रहे हो एंड आपने उस पर कोई शेडर अप्लाई किया, देन उसमें अगर आप कंटेंट डायरेक्टरी वाला अप्लाई करते हो तो वो सारे गेम बॉय की गेम्स में अप्लाई होगा। बट अगर आप कोर पे करते हो तो गेम बॉय एंड गेम बॉय कलर पे अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि दोनों की गेम्स एक ही कोर्स से रन होती है। तो इसीलिए ये ऑप्शंस ऐसे दिए गए हैं एंड ग्लोबल में तो सारे कोर्स में ही अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट आपको पूरा बैक आना है, सेटिंग्स में जाना है, देन वीडियो में जाना है, देन स्केलिंग में। एंड यहाँ पे आप एस्पेक्ट रेशियो सेट कर सकते हो। तो जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इंटीजर स्केलिंग ऑफ रखने के बाद भी थोड़े बहुत ब्लैक बॉर्डर्स रह जाते हैं, तो उनको कवर करने के लिए आप एस्पेक्ट रेशियो को कोर प्रोवाइडेड से चेंज करके फुल कर दो एंड आप बैकग्राउंड में देख सकते हो कि ब्लैक बॉर्डर्स हट जा रहे हैं। देन नेक्स्ट आप फाइनली एक बार और कन्फिगरेशन फाइल में जाके सेव करेंट कन्फिगरेशन कर दो। देन फाइनली जो लास्ट हॉट की हमने असाइन किया था सिलेक्ट प्लस स्टार्ट, जिससे पूरा ऐप क्लोज हो जाता है। एंड अगर आपने क्लोज कंटेंट में सिलेक्ट प्लस स्टार्ट असाइन किया था तो आप एग्जिट हो जाएगा, मतलब आप वापस रेट्रोआर्च में आ जाओगे। नेक्स्ट देखते हैं गेम बॉय। तो कोई भी एक गेम बॉय का गेम आप ओपन कर लो एंड इस पर आपको कोर सेट करना है, गेमबैटे जो भी बोलते हैं इसको। एंड इसमें आप देख सकते हो गेम बॉय /कलर लिखा हुआ है, तो ये कोर से दोनों की गेम्स चल जाते हैं। तो उसको सिलेक्ट करके आप रन कर लो। एंड इस पर आप देख सकते हो कि गेम पूरा ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में है, बट एक्चुअल गेम बॉय के कलर्स ग्रीन होते थे। तो इसको चेंज करने के लिए आपको इन गेम में वापस रेट्रो सेटिंग्स ओपन करना है। कभी कभी ये मेन्यू आ जाता है जिसमें रन, रीनेम ये सब है, तो ऐसा होने से आप पूरा बैक जाके रेट्रोआर्च के मेन मेन्यू में आ जाओ। देन ये जो क्विक मेन्यू है इससे आप वापस गेम सेटिंग्स में आ सकते हो। मतलब ये क्विक मेन्यू जो है वो स्पेसिफिक उस गेम की सेटिंग्स के लिए है एंड इसके अलावा जितनी सेटिंग्स है वो ग्लोबल है। तो
तो क्विक मेन्यू में आपको मैनेज कोर ऑप्शंस में आना है, देन जीबी कलराइजेशन को इंटरनल सेट कर देना है। एंड अब आप बैक आओगे तो ये पूरे ग्रीन कलर्स हो गए हैं जो एक्चुअल गेम बॉय के कलर्स हैं। देन इसमें भी आपके पास शेडर्स के ऑप्शन है, तो आपको शेडर्स में आना है, देन लोड प्रीसेट में जाना है, देन हैंडल में जाना है। देन आप पूरे नीचे से स्क्रॉल करके थोड़ा ऊपर आओगे तो आपको एलसीडी शेडर्स मिलेंगे। तो बेसिकली गेम बॉय एक छोटा सा हैंडल था एंड उस पर एलसीडी स्क्रीन थी, लाइक आज के हिसाब से तो बहुत चीप क्वालिटी है वो, तो उसको रेप्लिकेट करने के लिए एलसीडी फिल्टर है, तो उसको अप्लाई करने से आपके गेम्स उसके जैसे दिखेंगे। एंड दिस इज ऑल्सो कम्प्लीटली ऑप्शनल एंड इट्स फॉर द डाई हार्ड फैंस। बाकी मुझे तो बिना शेडर्स के ही पसंद है। एंड सेट करने के बाद आपको वापस मैनेज प्रीसेट्स में जाके इसको सेव कर लेना है, देन एक बार कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी सेव कर लेनी है। अब कुछ सिस्टम्स में आपको रेजोल्यूशन इंक्रीज़ करने का भी ऑप्शन मिलता है, जैसे कि N64, तो उसकी एक गेम ओपन कर लेते हैं एंड इसमें एक ही कोर सपोर्टेड है, तो उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन नेक्स्ट इसमें आपको सेटिंग्स ओपन करना है, देन क्विक मेन्यू में आना है, फिर कोर ऑप्शंस में जाना है, देन यहाँ पे एक ग्लाइड N64 करके एक ऑप्शन, तो यहाँ से आप रेजोल्यूशन गेम का चेंज कर सकते हो एंड एस्पेक्ट रेशियो को स्ट्रेच कर लो पूरे स्क्रीन को कवर करने के लिए। बाकी और भी कुछ ऑप्शन है इसमें, थोड़ा उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो आप। एंड वैसे तो शेडर्स के भी ऑप्शन है इसमें, मतलब सपोर्टेड तो सब में ही है, बाकी आप चाहो तो कोई गेम में लगा लो। मतलब सिर्फ ओरिजिनल वाले टाइप्स फिल्टर नहीं है इसमें, और भी अलग अलग टाइप के फिल्टर्स आते हैं, जैसे कि कोई गेम की इमेज क्वालिटी और शार्प कर देता है एंड उससे थोड़ा CPU यूसेज बढ़ जाता है, बट एटलीस्ट क्वालिटी अच्छी मिल रही है। तो उन सब शेडर्स के बारे में आपको थोड़ा गूगल सर्च करना होगा, क्योंकि उतना डिटेल में तो मुझे भी आइडिया नहीं है, बस पता है कि एग्जिस्ट करता है। एंड दिस वॉज ऑलमोस्ट एवरीथिंग रेट्रोआर्च हैज़ टू ऑफर। एंड बाकी जो सिस्टम्स रह गए वो मैं आपको सीधे गेम प्ले वाले सेक्शन में शो कर दूंगा। एंड अभी नेक्स्ट आ जाती है PPSSPP पे, जो कि प्ले स्टेशन पोर्टेबल का एमुलेटर है एंड इस पर ज़्यादा सेटअप नहीं है। तो पहले आपको क्या करना है, मैंने एक्चुअली सेम रोम्स फोल्डर में PSP फोल्डर क्रिएट कर लिया था उसकी गेम्स के लिए, तो उसको मुझे मूव कर लेना है PPSSPP के फोल्डर के अंदर। एक और PSP फोल्डर है, उसके अंदर एक रोम्स फोल्डर मैंने क्रिएट किया है, उसमें सारे गेम्स डालना है एंड आपको भी सेम करना है, सारे गेम्स आप इसमें ट्रांसफ़र कर लो। देन आप ऐप ओपन कर लो एंड बाय डिफ़ॉल्ट ही आपका ये फोल्डर खुला रहना चाहिए इसमें। देन आप रोम्स फोल्डर ओपन कर लो, अगर डायरेक्टली रोम्स में है तो वहीं शो हो जाएंगे, नहीं तो उसमें कोई फोल्डर है तो उसको आप ओपन कर लो। देन ये जो पिन वाला ऑप्शन है इसको आपको क्लिक कर लेना है, जिससे कि आप जब भी ऐप ओपन करोगे आप डायरेक्ट अपने गेम से एक्सेस कर पाओगे, बार बार आपको फोल्डर ओपन नहीं करना पड़ेगा। एंड ये पिन में ऐसे लाइन बनी हुई है, मतलब पिन हुआ है। देन आप सेटिंग्स में आ जाओ एंड चेक कर लो बैकएंड आपका वल्कन होना चाहिए एंड रिजोल्यूशन को आप 1080p कर लो। एंड उतना तो आई थिंक मोस्ट डिवाइसेस हैंडल कर ही लेते हैं। बाकी आप FPS भी ऑन रहने देना, कि अगर आपको लग रहा है FPS कम आ रहे हैं तो फिर आप वापस आके रिजोल्यूशन कम कर लेना, नहीं तो आप और बढ़ा भी सकते हो अगर आपको लग रहा है डिवाइस हैंडल कर लेगा, बट अपनी स्क्रीन के हिसाब से ही करना। अगर 1080p की डिस्प्ले ही है तो उसके ऊपर करके फ़ायदा नहीं है, बस CPU यूसेज बढ़ेगा और कुछ नहीं। देन इसमें फ्रेम स्किपिंग का भी ऑप्शन है, कि अगर रेजोल्यूशन कम करके भी गेम अच्छा नहीं चल रहा है तो एक से आप स्टार्ट कर सकते हो। एंड वही है कि आपके फ्रेम स्किप होंगे बीच बीच में, एक में थोड़ा कम नोटिस होगा आपको, दो में थोड़ा ज़्यादा, तीन में और ज़्यादा, मतलब एक से ऊपर जाने की नौबत आ रही तो भाई डिवाइस रख दो अपना और थोड़ी बाहर की हवा खा लो। अब पुराने कंसोल ही है तो ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, बट जस्ट इन केस मेंशन कर देना। देन नेक्स्ट पूरा नीचे आके शो FPS इनेबल कर लो, फिर आप आ जाओ कंट्रोल्स में। अब आपको टच कंट्रोल्स इनेबल रहने देना है, देन एडिट टच कंट्रोल लेआउट में जाना है, कस्टमाइज में जाना है, देन सब कुछ डिसेबल कर लेना है एक्सेप्ट फॉर फास्ट फॉरवर्ड एंड मेन्यू बटन। अब इसमें हॉट की सपोर्ट नहीं है तो आपको इस पर रिलाई करना होगा फास्ट फॉरवर्ड एंड मेन्यू एक्सेस करने के लिए। देन आप बैक आके सीधे टूल्स में आ जाओ एंड इसमें भी रेट्रो अचीवमेंट्स आप लॉग इन कर सकते हो, ऑल्दो इसमें मैक्सिमम गेम्स में अभी तक सपोर्ट नहीं है, बहुत ही सिलेक्ट फ्यू गेम्स में ही है। देन आप गेम ऑन कर लो कोई भी, एंड यहाँ आप देख सकते हो स्क्रीन में फास्ट फॉरवर्ड एंड मेन्यू बटन ही है सिर्फ, एंड मेन्यू बटन प्रेस करके आप इसमें भी सेव स्टेट्स बना सकते हो, देन वापस से वहीं से लोड कर सकते हो। देन अगर इसमें भी आपको अपने स्क्रीन को पूरा यूटिलाइज करना है तो आप सेटिंग्स में आ जाओ, डिस्प्ले लेआउट एंड इफेक्ट्स में आ जाओ, देन स्ट्रेच पे क्लिक कर लो एंड बस आपका PPSSPP का भी काम हो गया। अब नेक्स्ट इस मैनिक EMU। अब ये जो ऐप है ये फ्री वर्जन वाला है एंड इसमें बहुत सारे फीचर्स अनलॉक करने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा, बट नो वरीज, फ्री वर्जन में भी आप गेम्स खेल सकते हो आराम से, बट कुछ लिमिटेशंस के साथ, जैसे कि आपके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ सेव स्टेट्स रहते हैं, देन परफॉर्मेंस भी थोड़ी कम मिलती है इसमें, एंड कुछ फिल्टर्स एंड ऐप थीम्स ये सब नहीं मिलते इसमें। एंड इसका वर्क अराउंड ये है कि अगर आप इस ऐप को साइड लोड करते हो तो आपको अनलॉक्ड वाला ऐप मिलेगा, जिससे बेटर परफॉर्मेंस एंड बेटर फीचर्स मिलते हैं। तो अगर आपको साइड लोड वाला चक्कर नहीं पालना है तो आप यही वाला डाउनलोड कर लो। वैसे ये बस 2 एडिशनल एमुलेटर्स के लिए जो रेट्रोआर्च नहीं ऑफर करता है, एक है ड्रीमकास्ट एंड दूसरा है Nintendo 3DS। तो अगर आपको खेलना ही खेलना है ये दोनों, तभी आप इस ऐप को डाउनलोड करो। एंड अगर आपको अनलॉक्ड वाला चाहिए तब आपको मेरा नेक्स्ट वाला सेक्शन फॉलो करना होगा, साइड लोडिंग वाला। तो अगर आप फ्री वाला वर्जन सेटअप करना चाहते हो तो आपको सिंपली इसको ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, देन ऐप ओपन करना है। एंड मैंने कुछ गेम्स ऐड कर रखे इसीलिए सामने में ही आ रहे हैं। देन आप सीधा सेटिंग्स में आ जाओ, देन राइट साइड में ऑटो सेव स्टेट्स को इनेबल कर लो। देन थोड़ा और नीचे आओगे तो यहाँ रेट्रो अचीवमेंट्स का भी ऑप्शन है, तो इसमें आप अपना डिटेल्स डाल लो। देन इसमें भी आपको शेडर्स ऑप्शन मिल जाते हैं, तो आप वो अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सा चाहिए। देन इसमें आप कोर्स पे आओगे तो आप देख सकते हो इसमें कौन कौन से एमुलेटर सपोर्टेड है, एंड इसमें भी बहुत सारे कोर्स अवेलेबल है। आप चाहो तो इससे भी अपने गेम्स लॉन्च कर सकते हो, मतलब लाइट वेट तो सारे चली जाएंगे, बट हायर एंड वाले थोड़ा इशू करेंगे क्योंकि ये फ्री वर्जन वाला ऐप है।
देन आप थोड़ा और ऊपर देखोगे तो इसमें जिट अनअवेलेबल लिखा हुआ है। अब इसका मीनिंग यही है कि ये अनलॉक्ड वर्जन नहीं है, एंड जिट का मीनिंग ये है कि जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन। तो जितना मैंने सर्च किया है मुझे ये समझ आया कि इसका ये मतलब है, तो जो आपका गेम रन होता है बिना जिट वाला जो है, तो आपका सीपीयू उस गेम के कोड, उसके इंस्ट्रक्शंस को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, विच इज़ अ स्लो प्रोसेस। यही अगर आप जिट इनेबल्ड वाला ऐप यूज़ करते हो तो उसमें चंक्स ऑफ कोड एग्जीक्यूट होते हैं एक बार में, तो थोड़ा स्पीड प्रोसेस हो जिससे गेम्स बेटर परफॉर्म करते हैं। देन नेक्स्ट अगर आपको गेम्स ऐड करना है इसमें, तो आपको इंपोर्ट में क्लिक करना है, देन फाइल्स में जाना है, देन जहाँ भी आपने 3DS या ड्रीमकास्ट की रोम फाइल सेव की थी उनको आपको ब्राउज करके सिलेक्ट कर लेना है, देन वो ऐड हो जाएगा। एंड फाइल के हिसाब से ये अपने आप सिस्टम भी डिटेक्ट कर लेगा कि जैसे मैंने ड्रीमकास्ट की गेम ऐड की तो DC नेम के अंडर ये गेम ऐड हो गया है। देन आपको सिंपली गेम को रन करना है, एंड इसमें भी आपको इन गेम सेटिंग्स कुछ कुछ मिलती है, जैसे कि सेफ स्टेट आप सेटिंग्स के थ्रू कर सकते हो, देन क्विक लोड भी यहीं से कर सकते हो, देन आप रेजोल्यूशन भी इंक्रीज कर सकते हो इसमें। एंड एक चीज़ और है, तो PS1 की गेम्स में रेट्रोआश में रेजोल्यूशन चेंज का ऑप्शन नहीं था, तो आप चाहो तो PS1 को इसके थ्रू लॉन्च करके रेजोल्यूशन भी चेंज कर सकते हो। बाकी और भी कुछ कुछ फीचर्स है, जैसे कि फास्ट फॉरवर्ड है इसमें, बट वो मैक्सिमम 2x स्पीड तक ही सपोर्ट करता है। उसके ऊपर आपको जाना है तो उसके लिए सब्सक्रिप्शन मांग लेता है, एंड आप सब्सक्रिप्शन ले भी लेते हो तब भी गारंटी नहीं है कि आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी। लाइक थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट्स मिलेंगे, बट जो जिट है वो तब भी अनअवेलेबल रहेगा, क्योंकि इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोसेस। तो ना ही लो तो अच्छा है, मतलब सपोर्ट कर सकते हो तो डेफिनेटली गो फॉर इट, क्योंकि ऐसी बहुत कम ऐप्स है iOS में जो एमुलेटर ला पा रहे हैं। सो इट्स अ गुड थिंग, बट सिर्फ एमुलेटर्स के लिए आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट। मे बी हायर एंड डिवाइसेस में अच्छा चले क्योंकि प्रोसेसिंग पावर आपको ज़्यादा मिल जाएगी तब, बट एक अच्छा एमुलेटर वो होता है कि आप कोई भी डिवाइस में सही से खेल पा रहे हो, स्पेशली दिस लाइट वेट कॉन्सोल्स। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ मुझे वर्थ नहीं लगा। नेक्स्ट है गेम स्ट्रीमिंग। अब गेम सारे खेल नहीं सकते तो क्या हुआ, स्ट्रीम तो कर सकते हो। मतलब एक्चुअल गेम आपका आपके PC में चल रहा होगा एंड आप इससे उसको स्ट्रीम कर सकते हो। एंड iOS में मूनलाइट ऐप अवेलेबल है, एंड रिमोट प्ले भी है PlayStation के लिए। मतलब आप विंडोज़ गेम्स, PS4, PS5 सबकी स्ट्रीमिंग कर सकते हो। इवन Xbox की अगर आपके पास उसका सब्सक्रिप्शन है, वो तो बिना किसी डिवाइस के भी हो जाता है। तो आपको अपने विंडोज़ डिवाइस में पहले अपोलो डाउनलोड करना है, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देन इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है, सब कुछ डिफॉल्ट पे रहने दो, बस नेक्स्ट करके आपको इंस्टॉल कर लेना है। देन आपको इसको अपने टास्क बार से ओपन कर लेना है, आपको नीचे एरो में क्लिक करना है, एंड छोटा सा ये जो गियर आइकन है उसको ओपन कर लेना है। एंड अगर आपका भी ये आ रहा है योर कनेक्शन इज़ प्राइवेट, तो आपको एडवांस में जाके कंटिन्यू एनीवे में क्लिक करना है। देन यूज़र नेम आप अपोलो रहने दो, बस एक पासवर्ड आप अपना कोई भी क्रिएट कर लो, एंड आपको पासवर्ड याद रखना है क्योंकि हर रिस्टार्ट पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा। देन उसके बाद ये लॉगिन पेज पे आ जाएगा, तो यहाँ आपको अपना डिटेल्स डाल लेना है। देन लॉगिन के बाद ये अपने मेन पेज पे आ जाएगा। अब इसमें आप एप्लीकेशंस में आके देखोगे तो यहाँ दो ऑप्शन है, एक है डेस्कटॉप एंड दूसरा है स्टीम बिग पिक्चर मोड। एंड स्टीम बिग पिक्चर मोड के लिए आपके पास स्टीम ऐप इंस्टॉल होना चाहिए, एंड डेस्कटॉप मतलब आप अपने पूरा PC को एक्सेस कर सकते हो। एंड अगर कोई दूसरा लॉन्चर भी है तो सीधे आप डेस्कटॉप के थ्रू ही ओपन कर सकते हो। एंड स्टीम बिग पिक्चर मोड क्या है कि जो स्टीम ऐप है उसी में बिल्ट इन ये मोड है, जो कि स्टीम ऐप को एक कंसोल लाइक फील दे देता है। मतलब जितने आपके गेम्स डाउनलोडेड है स्टीम के थ्रू, सबको एक जगह ले आता है। एंड अगर आप अपने iOS डिवाइस से PC को कनेक्ट करके स्टीम पे क्लिक करते हो तो आपका डायरेक्टली ये बिग पिक्चर मोड ओपन हो जाएगा, एंड आप डायरेक्टली गेम्स ऑन कर सकते हो वहीं से। नेक्स्ट आप अपने iOS डिवाइस के ऐप में आ जाओ, मूनलाइट जो है। एंड एंड्रॉयड में आर्टेमिस एक ऐप यूज़ होता है, एंड उसमें थोड़े बेटर फीचर्स प्लस बेटर परफॉर्मेंस भी है। एटलीस्ट मेरे केस में तो मुझे ये फील हुआ। मतलब क्यों ही लेते लोग iOS डिवाइस, मैंने तो बस वीडियो के लिए रखा है, उसके बाद भेज दूंगा। एंड आपका विंडोज़ डिवाइस एंड iOS डिवाइस सेम नेटवर्क में रहना चाहिए, एंड अगर है तो आपका PC इस ऐप में डायरेक्टली शो हो जाना चाहिए, जैसे मेरा यहाँ पे आ रहा है। देन आप सेटिंग्स में आ जाओ सीधे, एंड रिजोल्यूशन को 1080p कर लो, बीट रेट को 30 Mbps कर लो, FPS चाहो तो बढ़ा भी सकते हो। मतलब आपका एक्चुअल गेम भी अगर 120 या 120 प्लस में चल रहा है तभी ये काम करेगा। मतलब आपका iOS डिवाइस भी 120 होना चाहिए। एंड अगर आपने कंट्रोलर कनेक्ट किया है तो आपको ऑन स्क्रीन कंट्रोलर्स में जो 4 ऑप्शंस हैं इनको ऑन ऑफ करके देखना होगा। मतलब मेरा कंट्रोलर डिटेक्ट नहीं हो रहा था, तो मैंने 4 ऑप्शन में कुछ कुछ छेड़छाड़ किया तो डिटेक्ट हो गया था। अब कौन सा तो मुझे याद नहीं आ रहा है, एंड मैं वापस छेड़ना भी नहीं चाहता। नेक्स्ट आप अपने यूज़र को क्लिक कर लो, देन ये आपको एक पिन जनरेट करके देगा। ये पिन आपको अपने विंडोज़ डिवाइस में अपोलो में डालना है, तो अपोलो में आप आ जाओ पिन सेक्शन में, देन पिन पेयरिंग में, देन यहाँ अपना पिन डाल दो, एंड नीचे चाहो तो कोई भी एक नाम दे दो अपने डिवाइस को, देन सेंड पे क्लिक कर दो। नेक्स्ट आप पिन सेक्शन में ही पूरा नीचे देखोगे तो आपका डिवाइस ऐड हो गया होगा। अब अगर आपने फर्स्ट टाइम किया ये प्रोसेस तो आपके पास सारी परमिशंस होगी अपने PC को एक्सेस करने के लिए। बट अगर आप दूसरी बार ऐड कर रहे हो अपने डिवाइस या कोई नया डिवाइस ऐड कर रहे हो तो नीचे ही एक लिस्ट बन जाएगा, एंड दूसरा वाला सेकंड में आ जाएगा, एंड इसमें परमिशन सब डिसेबल्ड रहेगी। तो आपको मैनुअली यहीं आके उसको सारी परमिशन देनी होगी। तो आपको अपने डिवाइस में एडिट में क्लिक करना है, देन सारे ऑप्शंस को ग्रीन कर देना है, देन कंफर्म करके आप ऐप को मिनिमाइज कर दो। देन मूनलाइट में वापस आना है आपको, एंड अगर आपको पूरा डेस्कटॉप एक्सेस करना है तो आप डेस्कटॉप क्लिक कर लो,
डायरेक्ट स्टीम में जाना है तो स्टीम क्लिक कर लो, तो स्टीम में क्लिक करता हूँ एंड थोड़ा टाइम लग सकता है ओपन होने में, बट उसके बाद आपको ये स्क्रीन दिखनी चाहिए। देन यहाँ से आप कोई भी गेम अपना लॉन्च करके इंजॉय कर सकते हो। अब परफॉर्मेंस जैसा कि मैंने बताया था लाइक उतना अच्छा नहीं मिला, लाइक बहुत अटक रहा था गेम एंड साउंड भी बहुत अटक रहा था। मैंने बिटरेट भी कम किया, रेजोल्यूशन भी कम किया, फिर भी वो हो रहा था। तो आई डोंट नो मेरी डिवाइस का इशू है या ऐप का, तो आप ट्राई करके देख सकते हो, मे बी आपका अच्छा परफॉर्म कर जाए। मेरा एक्चुअली चिपसेट भी बहुत पुराना हो गया है, तो मे बी वो रीज़न हो सकता है। नेक्स्ट है रिमोट प्ले स्टेशन की गेम्स के लिए। तो आपको अपने प्ले स्टेशन डिवाइस में सबसे पहले रिमोट प्ले इनेबल कर लेना है। देन रिमोट प्ले ऐप आप ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लो एंड उसको ओपन कर लो। देन आपको सिंपली अपने अकाउंट से लॉगिन करना है एंड उसके बाद वो पूछेगा आपके पास PS4 है या PS5, तो अपना डिवाइस सिलेक्ट कर लो। देन थोड़ा वेट करना है आपको एंड फिर कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा। एंड इसके लिए सेम नेटवर्क ज़रूरी नहीं है, आप दुनिया में कहीं भी बैठ के अपना PS5 एक्सेस कर सकते हो, बस आपका PS5 घर में रहना चाहिए एंड इंटरनेट से कनेक्टेड रहना चाहिए। एंड आप जहाँ से भी एक्सेस कर रहे हो वहाँ पे भी इंटरनेट कनेक्शन अच्छा स्टेबल होना चाहिए। अब अगर आपको ऐप साइड लोड नहीं करना है तो बस आप वीडियो बंद कर दो अभी कतई। Hold up. Wait a minute. मतलब गेम प्ले वाले सेक्शन में चले जाओ, बंद मत करो यार, थोड़े आवर्स आने दो। ऐसे ही मिनिमम रिक्वायरमेंट्स 8000 आवर्स होने वाली है। अब मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि व्हाट यू आर गेटिंग इनटू एंड मेक योर डिसीजन अकॉर्डिंगली। तो बेसिकली आपको एक विंडोज़ डिवाइस चाहिए, देन एक साइड स्टोर नाम से ऐप है, उसको पहले साइड लोड करना है। देन उसके थ्रू मल्टीपल ऐप्स डाउनलोड करने, एमुलेटर्स जो कि बेसिकली, बट स्टेप्स एक्चुअली ये है कि आपको एक VPN से कनेक्टेड रहना है पूरे टाइम। देन साइड स्टोर ऐप से एक दूसरा ऐप इंस्टॉल करना है स्टिक डिबग नाम से। देन उसके थ्रू आपको अपने एमुलेटर्स रन करने हैं जिट को इनेबल करने के लिए। एंड देयर स्टिल अ कैच, आप एक टाइम पे मैक्सिमम 3 ऐप्स यूज़ कर सकते हो साइड लोडेड वाले। उससे ज़्यादा करना है तो आपका एप्पल अकाउंट डेवलपर वाला होना चाहिए, जो कि आई थिंक $99 पर मंथ का है। एंड फ्री वर्जन जो कि मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, उसमें बस 3 ऐप्स एक टाइम पे चल सकता है। मतलब कि एक तो साइड स्टोर खुद हो गया, देन जो स्टिक डिबग मैंने बताया वो, एंड फाइनली आपका एमुलेटर ऐप। मतलब एक टाइम पे आप एक ही एमुलेटर यूज़ कर सकते हो। देन अगर आपको दूसरा कोई एमुलेटर यूज़ करना है तो आपको पहला वाला डिलीट करके दूसरा इंस्टॉल करना होगा। एंड इसमें एक और कैच है, ये जो इंस्टॉल एंड इंस्टॉल प्रोसेस है ये आप मैक्सिमम बस 10 ऐप्स के साथ कर सकते हो। मतलब फॉर एग्जांपल आपने PS2 एमुलेटर डाउनलोड किया तो इसकी एक ऐप आईडी होती है, वो साइड स्टोर रजिस्टर कर लेता है। देन अगर आप डॉल्फिन एमुलेटर इंस्टॉल करना चाहते हो तो उसके लिए एक अलग ऐप आईडी यूज़ होगी, मतलब डिफरेंट ऐप्स की डिफरेंट आईडीज़ हैं। एंड ऐसे आप मैक्सिमम 10 आईडीज़ यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली स्टार्टिंग में आपने 3 ऐप्स डाउनलोड किए तो 3 आईडीज़ आपकी रजिस्टर हो गई है। देन अगर आप एक एमुलेटर डाउनलोड करके डिलीट कर देते हो, देन दूसरा इंस्टॉल करते हो, तो आपने 4 आईडी यूज़ कर ली। बट अगर आप पुराना वाला एमुलेटर जो आपने डिलीट किया उसी को वापस से इंस्टॉल करते हो तो वापस एक आईडी काउंट नहीं होगी, क्योंकि वो ऐप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो ऐसे आपके पास मैक्सिमम 10 आईडीज़ है। सो इफ़ ऑल ऑफ दिस साउंड्स ओके टू यू तब आप वीडियो आगे देखो, एंड अगर आपको लग रहा है इट्स टू मच वर्क तो आप स्किप कर सकते हो इसको। लेट मी मेक इट अ बिट मोर इजी फॉर यू टू डिसाइड। तो बेसिकली आपको अगर स्विच एमुलेशन, PS2 एमुलेशन, गेम क्यू वी, इन सब की गेम्स खेलनी है तभी आप नेक्स्ट पार्ट को फॉलो करो। एंड परफॉर्मेंस की बात करूँ तो PS2 में मुझे बहुत अच्छी मिली, लाइक इवन इतने पुराने चिपसेट में मेरा A12X है, iPad Pro 2018 वर्जन, तब भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिली। तो PS2 तो डेफिनेटली वर्थ इट लगा मुझे। बट स्विच एमुलेशन ट्राई किया मैंने एंड उसमें गेम्स रन नहीं हो रहे थे। तो पहली चीज़ तो जब आप गेम्स ऑन करते हो तो उसमें एक एरर मैसेज आता है कि आपका डेवलपर अकाउंट होना चाहिए, ताकि आप मेमोरी लिमिट अपने डिवाइस की इंक्रीज़ कर सको, ताकि आपका डिवाइस गेम्स हैंडल कर सकें। एंड बिना डेवलपर अकाउंट के भी एक वर्कअराउंड है जो मैं आगे शो करूँगा, बट इट्स अ 50-50 चांस कि उसके बाद भी गेम्स ना वर्क करे। अब आई विल बी ऑनेस्ट, मेरे गेम्स कोई भी नहीं चले, बट मेरा पुराना चिपसेट है एंड आपके पास अगर थोड़ा हायर एंड वाला चिपसेट है एंड आपको स्विच एमुलेशन करना ही करना है तो आप फॉर श्योर ये प्रोसेस ट्राई कर सकते हो। लाइक थोड़ी कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स है, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। तो अगर आपने डिसाइड किया प्रोसीड करने का तो बेस्ट ऑफ लक एंड लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने विंडोज़ डिवाइस में आ जाओ एंड आपको डाउनलोड करना है iTunes। ये आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में भी मिल जाएगा, तो आप डायरेक्टली वहीं से डाउनलोड कर सकते हो। इसका ज़्यादा काम नहीं है, बस इंश्योर करने के लिए कि आपका डिवाइस डिटेक्ट हो रहा है सही से। देन आप ऐप को ओपन कर लो एंड अपने iOS डिवाइस को आपको अनलॉक कर लेना है एंड उसको अपने विंडोज़ डिवाइस से कनेक्ट कर लेना है। देन आपके iOS डिवाइस में कुछ पॉपअप आ रहा होगा ट्रस्ट या डोंट ट्रस्ट का, तो आपको ट्रस्ट पे क्लिक करना है, देन अपना पासवर्ड डालना है। देन iTunes में आपका डिवाइस शो हो जाना चाहिए। एंड अगर नहीं हुआ है तो आप केबल निकाल के एक बार वापस से कनेक्ट करके चेक कर लो एंड बस इस ऐप का काम हो गया है आपका। देन आपको डिस्क्रिप्शन में दी लिंक में आना है एंड iLoader डाउनलोड कर लेना है एंड मेक श्योर आप .msi फाइल को ही डाउनलोड करें, जो मैं कर रहा हूँ। देन उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है एंड सेटअप में आपको बस नेक्स्ट प्रेस करना है, सब ऑप्शंस डिफॉल्ट में ही रहने दो। देन इंस्टॉल होने के बाद आपको iLoader ओपन करना है एंड यहाँ पे आपका डिवाइस शो हो जाना चाहिए सामने। एंड नेक्स्ट आपको उसको क्लिक करना है एंड अपने डिवाइस में वापस से आपको ट्रस्ट पे क्लिक करके पासवर्ड डाल लेना है। देन यहाँ पे आप देखोगे तो आपके डिवाइस के साइड में सिलेक्टेड शो हो गया होगा। नेक्स्ट आपको लेफ्ट साइड में अपने एप्पल आईडी से लॉगिन कर लेना है। आप चाहो तो मेन वाला अपना यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, या अगर थोड़ा डाउट में हो तो अलग से भी आप क्रिएट करके उसको यूज़ कर सकते हो, कम्प्लीटली अप टू यू।
एंड टू फैक्टर अगर आपने इनेबल किया है तो आपको वेरिफिकेशन कोड भी डालना होगा लॉगिन करने के लिए, एंड लॉगिन वेरिफिकेशन फेल भी हो सकता है सही कोड डालने के बाद भी, तो आपको सिंपली वापस से ट्राई करना है एक बार। देन लॉगिन होने के बाद आप डायरेक्ट साइट स्टोर स्टेबल जो ब्रैकेट पे लिखा है क्लिक कर लो उसको, एंड आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। एंड सक्सेसफुल होने के बाद आपको 3 ग्रीन टिक्स दिखने चाहिए मेरे जैसे, एंड आपके iOS डिवाइस में साइट स्टोर नाम से एक ऐप भी इंस्टॉल हो गया होना चाहिए। देन अभी के लिए आपको अपने डिवाइस पे आ जाना है एंड ऐप ओपन मत करना, अभी सीधे आ जाओ आप सेटिंग्स में। देन जनरल में आपको जाना है, देन VPN एंड डिवाइस मैनेजमेंट में जाना है, एंड यहाँ पे आपको डेवलपर ऐप के नीचे अपना एप्पल ID दिख रहा होगा जिससे आपने लॉगिन किया था, उसको आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो साइट स्टोर शो हो रहा होगा, तो आपको सिंपली ट्रस्ट एप्पल ID पे क्लिक कर लेना है। ये बेसिकली एक सेफ्टी मेजर है क्योंकि ऐप आपका साइड लोड हुआ है तो बाय डिफॉल्ट वो ट्रस्टेड नहीं रहता है, इसीलिए ओपन भी नहीं होता है। नेक्स्ट आपको ऐप स्टोर में आना है एंड लोकल डेव VPN डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद उसको ओपन करना है, कनेक्ट पे क्लिक कर लेना है, एंड इसमें भी आपको अपना पासवर्ड डालना होगा एक बार, एंड परमिशन सारी अलाउ करनी होगी। देन यहाँ पे कनेक्टेड आ जाना चाहिए, आप कंफर्म भी कर सकते हो ये चीज़ अपने नोटिफिकेशन बार को देख के, वहाँ पे एक VPN सिंबल आगे होना चाहिए। देन एक फाइनल चीज़ करनी है आपको, साइट स्टोर ओपन करने से पहले आपको डेवलपर मोड इनेबल कर लेना है सेटिंग्स में जाके, वहाँ पे आपको आना है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में, एंड पूरा नीचे देखोगे तो यहाँ पे एक डेवलपर मोड का ऑप्शन आ गया होगा, तो इसको आपको क्लिक करना है एंड इनेबल कर लेना है। एक आपको प्रॉम्प्ट आएगा कि डिवाइस आपको रिस्टार्ट करना होगा एक बार, एंड रिस्टार्ट के वक्त आपको एक और पॉपअप आएगा डेवलपर मोड इनेबल करने का, मतलब कंफर्मेशन के लिए कि आप स्वाइप अप करोगे तो ही वो ऑन होगा। देन ऑन होने के बाद आपको गूगल में आना है, देन स्टिक डिबग सर्च करना है, एंड इसकी गिटहब वेबसाइट पहले में ही आ जानी चाहिए, इसको आपको ओपन करना है। देन राइट साइड में रिलीजेस को क्लिक करना है, देन stickdebug.ipa फाइल को डाउनलोड कर लेना है। नेक्स्ट आप लोकल डेव VPN को वापस से कनेक्ट कर लो, देन उसके बाद ही आपको साइट स्टोर ओपन करना है। देन आप टॉप में देखोगे तो माई ऐप्स का एक सेक्शन है, उसमें आपको आना है, एंड यहाँ पे आपका साइट स्टोर खुद लिस्टेड रहेगा, मीनिंग आपने एक ऐप यूज़ कर लिया है एंड आप 2 और इंस्टॉल कर सकते हो। तो साइड में देखोगे तो यहाँ 7 डेज़ लिखा है, उसको आपको क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आपको अपने सेम एप्पल अकाउंट से वापस लॉगिन करना है। एंड अगर आपका लॉगिन फेल आ रहा है तो आपको सेटिंग्स में आना है, नीचे स्क्रॉल करना है, एंड यहाँ एक ऑप्शन होगा अनअसेट सर्वर्स का, ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं इसको शायद, तो इसको आपको क्लिक करना है, एंड आपका सबसे टॉप वाला ऑप्शन सिलेक्टेड होगा तो इसको आपको चेंज कर लेना है, लाइक कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर लो, जैसे ही दूसरा वाला ही। देन वापस से माई ऐप्स में आके 7 डेज़ पे क्लिक करके लॉगिन ट्राई करो, एंड सेम प्रोसेस रिपीट करो अगर तब भी नहीं हो रहा है तो। देन लॉगिन होने के बाद यहाँ 7 डेज़ में कुछ लोड जैसा होगा तो आपको थोड़ा वेट करना है। देन होने के बाद ये वापस से 7 डोज शो करेगा, तो इसको एक बार आपको फिर सिलेक्ट कर लेना है वेरीफाई करने के लिए कि सही से लॉगिन हुआ है या नहीं। अगर हो गया है तो आपका सिंपली रिफ्रेश हो जाएगा, मतलब वापस वो लोडिंग जैसा होगा, एंड नहीं हुआ है तो आपको वापस से लॉगिन इन्फो डालना होगा। देन टॉप लेफ्ट में आपको प्लस आइकन में क्लिक करना है, एंड अगर आपने क्रोम से डाउनलोड किया था तो आपके क्रोम फोल्डर में होना चाहिए स्टिक डिबग, तो उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन थोड़ा वेट करना है, देन आपका ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। देन आप सिंपली एक बार स्टिक डिबग को ओपन करके क्लोज कर लो, इससे इसकी फाइल्स क्रिएट हो जाएंगी आपके डिवाइस में। देन आपको वापस से अपने विंडोज़ डिवाइस में आना है, iLoader में ही आप देखोगे तो साइड में एक मैनेज पेयरिंग फाइल का ऑप्शन होगा, इसके लिए भी आपका डिवाइस कनेक्टेड रहना चाहिए। देन आप साइट स्टोर एंड स्टिक डिबग के साइड में देखोगे तो प्लेस पेयरिंग फाइल का ऑप्शन है, तो दोनों को एक एक करके आपको सिलेक्ट कर लेना है, एंड नीचे राइट साइड में कंफर्मेशन भी आएगा पेयरिंग फाइल्स प्लेस सक्सेसफुली दोनों में, एंड इससे आपका विंडोज़ का काम खत्म हुआ, आप अपना डिवाइस डिस्कनेक्ट भी कर सकते हो। नेक्स्ट आप अपने डिवाइस में वापस आ जाओ एंड VPN से कनेक्ट कर लो। देन आपको एक बार स्टिक डिबग ऐप ओपन करना है वापस से, देन उसको क्लोज कर लेना है, देन उसको वापस एक बार ओपन करना है। अब इससे क्या होता है, एक DDI इमेज होती है जो ऐप क्लोज एंड ओपन करने से माउंट हो जाती है। DDI मतलब कि डेवलपर डिस्क इमेज होती है, एंड ये कुछ डेवलपर ऑप्शन इनेबल करने के लिए रहता है जो कि नॉर्मली आपके पास परमिशंस नहीं होते करने के लिए, तो उसके लिए आपको एक बार ऐप क्लोज करके रिस्टार्ट करना होता है। एंड ये चीज़ आपको दोबारा करनी पड़ेगी अगर आप अपना पूरा iOS डिवाइस को कभी रिस्टार्ट करते हो, तो बस ये वाला एक स्टेप आपको याद रखना है कि आपको वापस से करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट आप फाइनली आते हैं एमुलेटर्स पे, तो स्टार्ट करते हैं स्विच एमुलेटर से। एंड मैं फिर से बता रहा, मेरे डिवाइस में इसके गेम्स रन नहीं हो रहे थे, बट मैंने फिर भी प्रोसेस पूरा एक्सप्लेन किया है क्योंकि दूसरों का मैंने देखा है इस प्रोसेस से काम किया है, एंड मुझे इसलिए लग रहा है कि मेरे डिवाइस में चिपसेट बहुत पुराना है तो वो रीज़न है नहीं चलने का, बट मे बी यू विल बी लकी। तो अगर आपको कंटिन्यू करना है तो फॉलो अलॉन्ग, नहीं तो सीधे दूसरे एमुलेटर सेक्शन पे आप स्किप कर सकते हो। तो आप सीधे आ जाओ मेलन-एक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे, देन यहाँ आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। उसके बाद थोड़ा नीचे आओगे तो डाउनलोड मेलन-एक्स फ्रॉम रिलीजेस का ऑप्शन है, उसमें जाना है आपको। देन यहाँ पे मेलन-एक्स IPA फाइल डाउनलोड कर लेनी है, एंड डाउनलोड होने के बाद आपको साइट स्टोर में वापस आना है, एंड मेक श्योर आपका VPN अभी भी कनेक्टेड है। देन प्लस आइकन में टैप करना है, मेलन-एक्स की IPA फाइल लोकेट करके आपको क्लिक कर लेना है, एंड बस इंस्टॉल होने का वेट करना है। एंड इंस्टॉल होने के बाद आपको स्टिक डिबग में वापस आना है, एंड अगर मेलन-एक्स यहाँ आपका शो नहीं कर रहा है तो देन आपको टॉप राइट कॉर्नर में रीलोड एक बार टैप कर लेना है, उसके बाद आपका आ जाना चाहिए ऐप यहाँ पे। देन उसके बाद आपको सिंपली मेलन-एक्स पर टैप कर लेना है, एंड आपका ऐप ओपन हो जाएगा।
एंड यहाँ पे आपको अपने कीज़ एंड फर्मवेयर फाइल को इंपोर्ट करनी होगी। एंड अगेन ये मैं आपको नहीं बता सकता आप कहाँ से ला सकते हो, बट आपको 19.0.1 वर्जन लाना है दोनों का, कीज़ एंड फर्मवेयर का, क्योंकि सबसे स्टेबल वर्जन है वो। आई थिंक मतलब लेटेस्ट आई थिंक इस 22 है, तो आपको वो नहीं करना है। देन डाउनलोड करने के बाद आप उसको अपने इंटरनल स्टोरेज में कहीं भी ऐड कर लो। देन ऐप में वापस आके आपको इंपोर्ट कीज़ में क्लिक करना है एंड प्रॉड एंड टाइटल कीज़ को सिलेक्ट कर लेना है। देन फर्मवेयर भी इसी तरह सिलेक्ट कर लेना है आपको। उसके बाद ये ऐप की होम स्क्रीन में आ जाएगा। नेक्स्ट आप सीधे सेटिंग्स में आ जाओ और यहाँ देखोगे तो लेफ्ट में जिट इनेबल्ड आ रहा है। एंड ये भी तभी आता है अगर आपने स्टिक डिबग के थ्रू अपना ऐप ओपन किया है तो, नहीं तो बिना उसके ये रेड आएगा एंड आपकी गेम्स अगर चल भी जाए तो बहुत पोरली परफॉर्म करेंगे। बाकी आप दूसरे सेटिंग्स थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हो, मतलब ज़्यादा तो नहीं है इसमें, बस आपको रेजोल्यूशन का ऑप्शन मिल जाता है, एस्पेक्ट रेशियो वगैरह, तो ज़्यादा तो कुछ है नहीं ऐसे। देन आपको लाइब्रेरी में वापस आना है एंड प्लस में क्लिक करना है टॉप राइट कॉर्नर में। देन अपनी स्विच की रोम फाइल सेलेक्ट कर लेनी है एंड देन आपके गेम्स ऐड हो जाने चाहिए लाइब्रेरी में। अब स्विच में दो टाइप की फाइल्स होती है रोम्स की, एक है NSP रोम्स एंड दूसरा है XCI रोम्स। तो अगर आप NSP रोम्स लाते हो तो उसके साथ आपको एडिशनल फाइल्स भी डाउनलोड करना होता है, जैसे कि गेम के अपडेट्स एंड DLCs, एंड आपको उनको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है मेन गेम डालने के बाद। मतलब आपने जैसे NSP रोम ऐड किया देन गेम पे लॉन्ग प्रेस करके आप उसके DLC एंड अपडेट्स अलग से भी इंस्टॉल कर सकते हो। एंड अगर आपके पास XCI फाइल है तो उसमें यूजुअली क्या होता है कि सारे अपडेट्स एंड DLCs प्री इंस्टॉल मिलते हैं, मतलब आपको अलग से कुछ इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है। तो अगर आपको XCI फाइल्स मिलती है तो और भी अच्छा है, आप डायरेक्टली एक बार उन्हें ऐड करके रन कर सकते हो। एंड ऐड करने के बाद अगर आप डायरेक्टली गेम को ओपन करते हो, मतलब लॉजिकली तो रन हो जाना चाहिए क्योंकि सारे स्टेप्स हमने सही से फॉलो किए। ऑल्सो ओपन करने से पहले इसमें पर गेम सेटिंग्स भी आप कर सकते हो, मतलब अगर आप गेम को होल्ड करके रखते हो तो आप सिर्फ उस गेम की सेटिंग्स मॉडिफाई कर सकते हो उसके हिसाब से। देन गेम जैसे ही आप ओपन करोगे तो देयर इज अ 90% चांस कि आपका ये इशू आ जाए एंड बेसिकली आपको अपनी मेमोरी लिमिट इंक्रीज़ करनी है, तब जाके गेम्स रन होंगे। एंड 10% चांस ये भी है कि आपका गेम डायरेक्टली यहीं पे रन हो जाए, तो उसके लिए आपको ये नेक्स्ट स्टेप नहीं करना है। तो ये चीज़ इनेबल करने के लिए अगर आपके पास डेवलपर अकाउंट है तो आप सिंपली इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके ऑफिशियली इनेबल कर सकते हो। बट अगर आपको $100 नहीं खर्च करने तो आपको ये मेथड फॉलो करना होगा। तो आपको गूगल में जाना है एंड लाइव कंटेनर सर्च करना है, उसके गिटअप पेज पे आना है एंड उसको डाउनलोड कर लेना है। एंड ये जो सिर्फ लाइव कंटेनर डॉट IP है उसको आपको डाउनलोड करना है। देन आपको मेलेनएक्स एक बार अनइंस्टॉल कर लेना है एंड अनइंस्टॉल करने के बाद आपको लाइव कंटेनर साइट स्टोर के थ्रू इंस्टॉल कर लेना है। एंड इंस्टॉल के वक्त अगर आपका ये पॉपअप आ रहा है तो आपको सिंपली पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, कीप ऐप एक्सटेंशन यूज़ मेन प्रोफाइल वाला। देन ये इंस्टॉल होने के बाद आपको गेट मोर रैम IPA सर्च करना है गूगल पे, इसको भी डाउनलोड कर लेना है आपको। नेक्स्ट आप डायरेक्ट लाइव कंटेनर ऐप ओपन कर लो, यहाँ पे प्लस आइकन आपको टैप करना है टॉप लेफ्ट कॉर्नर में। देन इंस्टॉल IPA फाइल को सिलेक्ट करना है एंड देन यहाँ पे आपको गेट मोर रैम IPA फाइल अपनी सिलेक्ट करनी है जो आपने डाउनलोड की थी। देन आपको सेटिंग्स में जाना है एंड इंपोर्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम साइट स्टोर पे क्लिक कर लेना है। देन आपका साइट स्टोर ओपन होगा एंड यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। देन आपको लाइव कंटेनर में ही ऐप्स में वापस आना है एंड गेट मोर रैम पे रन को क्लिक करना है। एंड यहाँ पे भी आपको अपने एप्पल ID से साइन इन करना होगा पहले सेटिंग्स में जाके। एंड अगर लॉगिन फेल्ड हो रहा है तो आपको एक दो बार और ट्राई कर लेना है। देन उसके बाद आपको ऐप IDs में वापस आना है एंड ये जो लाइव कंटेनर वाला ऑप्शन है com.kdt.live कंटेनर, इसको आपको क्लिक करना है। देन ऐड इंक्रीज मेमोरी लिमिट में कर लेना है क्लिक। देन नेक्स्ट आपको साइट स्टोर में आगे वापस से एक बार लाइव कंटेनर को इंस्टॉल कर लेना है ओवरराइट बेसिकली। एंड अगर इसमें कुछ इशू आ जाती है जैसे कि ऐप डिसेबल हो गया लाइव कंटेनर का, तो आपको पूरा प्रोसेस फिर से करना होगा, मतलब अनइंस्टॉल करके लाइव कंटेनर को देन सब कुछ होने के बाद दोबारा इंस्टॉल करना है। एंड अगर बार बार फेल हो रहा तो आप स्किप करके भी ट्राई कर सकते हो। मेरे केस में एक्चुअली सेकंड टाइम में ओवरराइट सही से हो गया था फर्स्ट टाइम फेल होने के बाद, तो ये रिकमेंडेड है मेमोरी लिमिट सही से अप्लाई करने के लिए। एंड अगर आपका सही से रीइंस्टॉल हो जाता है तो एक बार आपको गेट मोर रैम में वापस आके चेक कर लेना है कि आपका ऐड इंक्रीज मेमोरी वाला ऑप्शन है वो सही से हुआ है या नहीं, मतलब सेव हुआ है कि नहीं। एंड नहीं हुआ है तो आपको एक बार फिर से लॉगिन करके उसको कर लेना है। देन उसके बाद आपको लाइव कंटेनर के ऐप सेक्शन में वापस आना है, प्लस पे क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे आपको मेलेनएक्स को इंस्टॉल करना है। तो बेसिकली हायरार्की कुछ ऐसी है कि आप स्टिक डिबग से लाइव कंटेनर ओपन करोगे, उस पर जिट अप्लाई करोगे, देन लाइव कंटेनर से मेलेनएक्स को ओपन करोगे ताकि मेमोरी लिमिट इंक्रीज रहे। तो आप एक बार सब कुछ एग्जिट कर लो इंस्टॉल होने के बाद। देन VPN कनेक्टेड रखना है आपको, स्टिक डिबग को ओपन करना है, रीलोड करना है अगर आपका लाइव कंटेनर शो नहीं हो रहा है तो। देन लाइव कंटेनर को क्लिक करना है एंड देन इसमें मेलेनएक्स ओपन करके उसको वापस से सेटअप कर लेना है। देन नेक्स्ट आप सेटिंग्स में जाके वेरीफाई कर लो कि आपका जिट इनेबल्ड आ रहा है या नहीं। एंड अगर तब भी नहीं आ रहा है तो एक बार लाइव कंटेनर में आपको वापस आना है, लॉन्ग प्रेस करना है मेलेनएक्स पे एंड लॉन्च विद जिट को इनेबल कर लेना है। देन आपको लाइव कंटेनर सेटिंग्स में जाना है एंड जिट इनेबलर पे स्टिक डिबग सिलेक्ट कर लेना है। देन आप सब कुछ एग्जिट करके वापस स्टिक डिबग से लाइव कंटेनर ओपन कर लो, देन मेलेनएक्स को ओपन कर लो एंड होपफुली अब आपका जिट इनेबल दिखा देना चाहिए। अब आप अपना रेजोल्यूशन सेट करके एस्पेक्ट रेशियो सब सेट करके गेम्स ऐड करके उन्हें रन कर लो। एंड आई सजेस्ट
आप शुरू में सब डिफ़ॉल्ट पर रहने दो। गेम अगर आपका सही से चल जाता है तो उसके बाद आप चाहो तो बाद में कुछ चेंजेस कर सकते हो। अभी के लिए सब कुछ डिफ़ॉल्ट पर रहने दो। एंड लाइक आई सेड, इतना कुछ करके भी गेम्स नहीं रन किए मेरे डिवाइस में, बट इट्स अ 50-50 चांस कि आप में चल जाए, क्योंकि मैंने देखा है इसी प्रोसेस के थ्रू लोग स्विच के गेम्स खेल पा रहे हैं। एंड मेरा डिवाइस बहुत पुराना, तो मे बी इसका चिप एकदम ही सपोर्ट नहीं कर रहा है। देन नेक्स्ट है ARM SX2, जो है PS2 का एमुलेटर, एंड ये सेम एमुलेटर यूज़ होता है एंड्रॉइड में भी, एंड इसमें बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट्स आ चुकी है। एंड मैं आपको पहले ही बता दे रहा, स्विच भले ही मत डालो लेकिन ये ज़रूर डाल लेना। एंड इसमें लाइव कंटेनर वाला नौटंकी कुछ नहीं है, आप डायरेक्टली अपने गेम्स रन कर सकते हो। तो आपको ARM SX2 की ऑफिशियल वेबसाइट में आना है, देन डाउनलोड में क्लिक करना है, देन iOS सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लो इसका। अब इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको लाइव कंटेनर डिलीट करना होगा, क्योंकि लाइक आई सेड मैक्सिमम 3 ऐप्स एट ए टाइम आप यूज़ कर सकते हो। तो लाइव कंटेनर डिलीट करना है आपको, एंड इससे आपका स्विच, आपका गेट मोड, रैम सब वापस से डिलीट हो जाएगा। एंड आपको फिर से सब प्रोसेस दोबारा से करना होगा। तो बेस्ट ऑफ लक अगेन। तो लाइव कंटेनर डिलीट करने के बाद आपको प्लस पे क्लिक करना है, ARM SX2 को इंस्टॉल कर लेना है। देन आप स्टिक डिबग में वापस आओ एंड रिलोड कर लो। देन ARM SX2 को ओपन कर लो, एंड इसमें सबसे पहले आपको बायोस फाइल इंपोर्ट करनी है, तभी आपके गेम्स रन होंगे सही से। देन आप एग्जिट कर लो एक बार। फिर आपको आना स्टिक डिबग के सेटिंग्स में, एंड यहाँ आप देखोगे तो एक ऑप्शन है ऑलवेज रन स्क्रिप्ट्स का, तो आपको इसको इनेबल कर लेना है। ये बाय डिफॉल्ट बंद रहता है। एंड बेसिकली क्या हो रहा था कि जिट इनेबल करने के बाद भी गेम्स के वक्त नो जिट का पॉपअप आ रहा था, जिससे परफॉर्मेंस एकदम बेकार मिल रही थी। तो इसको इनेबल करने से वो इशू सॉल्व हो जाएगा। एंड इसको इनेबल करने के बाद आपको ऐप एग्जिट करना है एंड डायरेक्टली ARM SX2 को ओपन करना है। देन सेटिंग्स में आना है एंड पूरा नीचे जाना है, यहाँ लिखा है जिट नॉट डिटेक्टेड, तो आपको ओपन स्टिक डिबग में क्लिक करना है, ऐप सेक्शन में आ जाना है एंड इनेबल एंड रन स्क्रिप्ट पे क्लिक कर लेना है। इससे आपका ARM SX2 रिस्टार्ट हो जाएगा। एंड कभी कभार होता है कि ऐप अटक जाए, तो आप सारे ऐप्स एक बार रिस्टार्ट कर लो, सेम प्रोसेस रिपीट कर लो, देन मे बी तब हो जाए। एंड तब भी नहीं हो रहा है तो एक बार आप अपने पूरे डिवाइस को रिस्टार्ट कर लो। देन आपको इंपोर्ट गेम्स में क्लिक करके अपने गेम्स फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पे ये लाइब्रेरी में ही ऐड हो जाएंगे। तो आप पहले तो डायरेक्टली गेम लॉन्च कर लो एंड चेक कर लो सही से चल रहा है या नहीं। देन आप गेम एग्जिट करके वापस ऐप में आ जाओ, देन सीधे सेटिंग्स में आ जाओ। देन सबसे पहले एमुलेटर में आ जाओ, यहाँ आपको फास्ट बूट इनेबल कर लेना है, इससे आपको PS2 का इंट्रो स्क्रीन बार बार नहीं दिखेगा। नेक्स्ट आप बैक आके ग्राफिक्स सेटिंग्स में आ जाओ, एंड यहाँ से आप रिजोल्यूशन चेंज कर सकते हो। वैसे तो आप गेम के अंदर भी गेम के हिसाब से सेट कर सकते हो, बाकी यहाँ ग्लोबल ऑप्शन भी है। तो नेक्स्ट आपको एस्पेक्ट रेशियो को स्ट्रेच कर लेना है पूरे स्क्रीन को यूटिलाइज करने के लिए, मतलब ये आपके ऊपर है, आपको जैसा सही लगे। देन बैक आके थोड़ा और नीचे आओगे तो यहाँ रेट्रो अचीवमेंट्स का भी ऑप्शन है, तो आप उसको भी लॉग इन कर सकते हो। देन ओवरले में आके आप FPS भी इनेबल कर सकते हो। एंड बस और ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको इसमें। देन आप सीधे अपने गेम को लॉन्च कर लो। एंड इसमें भी आपको इन गेम सेटिंग्स मिलती है, तो टॉप राइट कॉर्नर में आप देखोगे तो एक पॉज आइकन है। एंड ऑल्सो अगर आपका जिट इनेबल नहीं हुआ है तो यहाँ एक नो जिट ऑप्शन आएगा रेड में, एंड हो गया है तो कुछ नहीं आएगा यहाँ मेरे जैसे। तो आप पॉज मेन्यू में आके पर गेम चेंजेस कर सकते हो। पर गेम सेटिंग्स में जाके यहाँ आते ही सबसे पहले आपको पर गेम ओवरराइड्स इनेबल कर लेना है। देन ग्राफिक्स में आके आप रेजोल्यूशन और इंक्रीज कर सकते हो, यहाँ कम कर लो डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द गेम। देन एक बार आप सेव कर लो ये सब सेटिंग्स। देन आपको वापस पर गेम सेटिंग्स में आना है। देन आप सबसे नीचे देखोगे तो यहाँ चिट्स एंड पैचेस भी है, तो यहाँ पे आप गेम में कुछ कुछ पैचेस अप्लाई कर सकते हो। एंड उसका डिस्क्रिप्शन भी नीचे मेंशन है कि किस पैच से क्या होता है। तो नेक्स्ट नीचे चिट्स का भी ऑप्शन है, तो यहाँ से आप कुछ कुछ चिट्स जैसे इन्फिनाइट हेल्थ, इन्फिनाइट लाइव्स, इजी मोड, ये सब मोड अप्लाई कर सकते हो। मतलब ये ऐप आपको सारे गेम के हिसाब से अवेलेबल सारे चिट्स डाउनलोड करके दे देगा, एंड आप अपने हिसाब से उन्हें अप्लाई भी कर सकते हो। नेक्स्ट सब कुछ करने के बाद आपको सेव कर लेना है एंड बस गेम एंजॉय करना है। एंड कंट्रोल्स का कोई टेंशन नहीं है, एक्सटर्नल कंट्रोलर डिटेक्ट ही अपने आप कर लेगा एंड ऑन स्क्रीन वाले को बंद कर देता है ये फिर, या आप ऑन स्क्रीन वाला भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास कोई कंट्रोलर नहीं है तो। एंड ये तो हो गया PS2 का एमुलेटर। एंड जो मैंने KMU ऐप के बारे में आपको बताया था, जो फ्री वाला ऐप स्टोर में है, तो अगर आप गिटअप से उसकी IPA फाइल डाउनलोड करके साइड लोड करते हो उसको, तो उसमें आपको पूरा अनलॉक्ड ऐप मिलेगा। मैं वो शो नहीं कर रहा क्योंकि प्रोसेस पूरा सेम है, बस इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी इवन विथ हायर रेजोल्यूशन। तो अगर आपको 3DS एंड ड्रीमकास्ट इवन PS1 के लिए एकदम स्मूथ एक्सपीरियंस चाहिए हायर रेजोल्यूशन पे भी, तभी आप इस ऐप को कंसिडर करना। एंड कीप इन माइंड कि इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको अपना प्रीवियस एमुलेटर ऐप डिलीट करना होगा, एंड ऑल्सो एक ऐप ID भी आपकी इससे कंज्यूम हो जाएगी। नेक्स्ट इज डॉल्फिन एमुलेटर, जो Nintendo Wii एंड GameCube की गेम्स के लिए है। तो सेम प्रोसेस है, IPA फाइल सर्च करो, डाउनलोड करो, लास्ट ऐप अनइंस्टॉल करो, देन इसको साइड लोड करके स्टिक डिबग से ओपन कर लेना है। एंड अगर कोई अपडेट का प्रॉम्प्ट आ रहा है तो आपको उसको डाउनलोड करके रीइंस्टॉल कर लेना है साइड स्टोर से। अनइंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, नया अपडेट डायरेक्टली आप उस पर ओवरराइड कर सकते हो। देन आप सीधे सेटिंग्स में आ जाओ, देन ग्राफिक्स में, देन जनरल में, यहाँ बैकएंड को वल्कन कर लो। एस्पेक्ट रेशियो मैं तो स्ट्रेच पे ही रखता हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हो। देन बैक आके एनहांसमेंट्स में आ जाओ, यहाँ से आप रेजोल्यूशन एडजस्ट कर सकते हो, बट पहले डिफ़ॉल्ट में रहने दो, ऐसे ही चला के देख लो गेम सही से चल रहा है, तब इसको आप बाद में आके बढ़ा सकते हो। देन बैक आके एडवांस में जाके शो FPS ऑन कर लो। नेक्स्ट है कंट्रोल्स,
अब ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है क्योंकि वी कंट्रोल्स रिलाई करते हैं मोशन पे एंड उनको बटन्स में ट्रांसलेट करना थोड़ा मेसी होता है, बट वर्क अराउंड है उसका भी, नो वरीज। तो गेम क्यूब का तो कोई इशू नहीं है, वो तो सिंपल है क्योंकि उसके कंट्रोल्स उतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लाइक नॉर्मल कंट्रोलर जैसा ही है विद अ फ्यू एक्सेप्शंस। बट वी कंट्रोल्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको गेम्स के हिसाब से गूगल सर्च करना होगा कि कौन से बटन्स को क्या असाइन करें। तो मैंने स्पाइडरमैन वेब ऑफ शैडोज़ के लिए कॉन्फ़िगर किया है आगे इस वीडियो में, तो देखते हैं उसको भी। फर्स्ट आप अपना कंट्रोलर कनेक्ट कर लो, देन आ जाओ कंट्रोलर्स ऑप्शन में। तो सबसे पहले करते हैं गेम क्यूब का। तो आपको पोर्ट 1 सिलेक्ट करना है, टाइप को स्टैंडर्ड रहने देना है, देन कॉन्फ़िगर में आना है एंड यहाँ पे आपको मेक श्योर करना है कि अपना कंट्रोलर आपका सिलेक्टेड है। वैसे तो ये सब कुछ ऑटो साइन कर लेता है, बस आपको एक बार वेरीफाई कर लेना है सारे ऑप्शंस में जा जाके। बस एक चीज़ आपको चेंज करनी है, आपको आना है ट्रिगर सेक्शन में एंड यहाँ आप देखोगे तो एल एंड आर में कुछ असाइन नहीं है एंड एल एनालॉग एंड आर एनालॉग को एल ट्रिगर एंड आर ट्रिगर असाइंड है। एल ट्रिगर एंड आर ट्रिगर पीछे वाले बटन से जो L2 एंड R2 होते हैं, तो आपको उन दोनों को एल एंड आर में भी असाइन कर लेना है। एंड गेम क्यूब के कुछ गेम्स एनालॉग ट्रिगर्स पे रिलाई करते हैं, मीनिंग कि अगर आप L2 बटन आधा प्रेस करते हो तो आपका एल एनालॉग बटन ट्रिगर होता है एंड अगर आप पूरा प्रेस करते हो तो आपका एल बटन ट्रिगर होता है। मतलब एक ही बटन से दो एक्शन परफॉर्म कर सकते हो, बस प्रेस करने का तरीका अलग है। एंड आपके कंट्रोलर में भी एनालॉग ट्रिगर्स होने चाहिए अडेप्टिव वाले, मतलब तभी ये काम करेगा, नहीं तो आपको इन्हें दूसरे बटन से असाइन करने होंगे। लाइक जो एडिशनल बटन्स होते हैं कंट्रोलर के पीछे उनको करना होगा क्योंकि बाकी सारे तो यूज रहते हैं। एंड जो मैं ये पर्पल कंट्रोलर यूज़ कर रहा हूँ इसमें भी एनालॉग ट्रिगर्स नहीं है, बट मेरा जो दूसरा कंट्रोलर है गेम सर का उसमें है। एंड इतना कोई डील ब्रेकर चीज़ नहीं है ये, बस सिलेक्टिव गेम्स में ये चीज़ काम करता है, बाकी आप बिना उसके भी गेम्स एंजॉय कर सकते हो। देन नेक्स्ट है वी कंट्रोल्स। अब जैसा मैंने आपको बताया, मैं इसको जो कॉन्फ़िगर करूँगा वो स्पाइडरमैन वेब ऑफ शैडोज़ के हिसाब से करूँगा। एंड ये भी कंट्रोल्स मुझे एक्चुअली रेडिट पे मिले थे। एंड अगर आपको कोई दूसरा गेम खेलना है तो आपको उसके कंट्रोल्स के लेआउट को सर्च करना होगा कि किसको क्या असाइन करना है, तभी आप गेम सही से खेल पाओगे। तो नेक्स्ट आपको आना है वी रिमोट 1 में, टाइप डिफ़ॉल्ट रहने दो, देन कॉन्फ़िगर में आ जाओ। देन यहाँ भी आपको अपना डिवाइस सिलेक्ट कर लेना है अगर सिलेक्टेड नहीं है तो। एंड ये भी ऑटो असाइन कर लेता है आपके कंट्रोल्स, बट आपको उसको सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आ जाओ आप बटन्स में, यहाँ पे आपको ए पे अपने कंट्रोलर का बी बटन असाइन करना है। कोई भी लेआउट वाला कंट्रोलर है आपको बी प्रेस कर लेना है। देन बी को अपने कंट्रोलर का वाई पे असाइन कर लेना है। देन आपको 1 को सिलेक्ट को कर लेना है एंड 2 को एक्स को कर लेना है। देन माइनस को डी पैड अप कर लो, प्लस को डी पैड डाउन कर लो, होम को तो रहने दो, उसको कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट बैक आके आप डी पैड में आ जाओ एंड यहाँ आपको अपने राइट स्टिक को असाइन करना है, ना कि डी पैड को। तो डी पैड अब में आपको अपने राइट स्टिक को अप डायरेक्शन में मूव करना है एंड इसी तरह बाकी डायरेक्शन भी असाइन कर लो। नेक्स्ट आ जाओ मोशन सिमुलेशन में पॉइंट पे, यहाँ बस आपको लेफ्ट को एक्स असाइन कर लेना है। देन बैक आना है, टिल्ट पे जाना है, यहाँ पे फॉरवर्ड को आपको आर ट्रिगर देना है, मतलब कि R2, एंड लेफ्ट को आपको एक्स देना है। देन स्विंग में आना है आपको एंड यहाँ पे डाउन को आपको R2 देना है एंड लेफ्ट को एक्स देना है। एंड जो टॉप में एक्सटेंशन लिखा है उसको आपको नंचक रहने देना है, मतलब जो वी के कंट्रोल्स होते हैं एक रिमोट जैसा रहता है मेन वाला, एंड दूसरे वाले को नंचक बोलते हैं। नेक्स्ट आप नीचे नंचक सेक्शन में स्टिक पे आके अपने लेफ्ट स्टिक को सारे डायरेक्शंस असाइन कर लो एक एक करके। देन बटन्स में आके सी को आपको L1 देना है जो L शोल्डर लिखा हुआ है, एंड Z को आपको अपने कंट्रोलर का ए बटन असाइन करना है। देन बैक आके नीचे एक्सटेंशन मोशन सिमुलेशन में स्विंग में आना है एंड यहाँ पे डाउन को L ट्रिगर यानी कि L2 असाइन करना है एंड राइट को L स्टिक यानी कि L3 असाइन करना है। देन बैक आके एक्सेलरोमीटर जाना है एंड यहाँ पे बस लेफ्ट को आपको L3 असाइन कर लेना है। एंड ये हो गया आपका कंट्रोल सेटअप। नेक्स्ट आपको इसको सेव कर लेना है वेब ऑफ शैडोज़ नाम से। एंड मोस्ट गेम्स आपके इसी लेआउट से चल जाने चाहिए, बट अगर आपको लग रहा है कि सही से कंट्रोल्स काम नहीं कर रहे उस गेम के, तब आपको उस गेम के हिसाब से सर्च करना होगा कि उसमें कैसे असाइन किया जाए उसको। देन आप उसके हिसाब से चेंजेस करके उसी की एक प्रोफाइल बना सकते हो यहीं से, एंड उसको एक नाम दे देना। एंड वो गेम खेलते वक्त आप प्रोफाइल स्विच करके उस गेम के कंट्रोल्स वाली प्रोफाइल सिलेक्ट कर सकते हो। देन गेम्स ऐड करने के लिए आपको सिंपली सॉफ्टवेयर में आके प्लस में क्लिक करना है एंड अपनी रोम फाइल सिलेक्ट कर लेनी है एंड यहाँ पे मूव सिलेक्ट कर लो। इससे आपकी फाइल जहाँ भी होगी वो मूव हो जाएगी डॉल्फिन फोल्डर के अंदर। देन उसके बाद गेम आप डायरेक्टली यहीं से लॉन्च कर लो। एंड देन टॉप में आपको एक एरो बटन दिख रहा होगा गेम के वक्त, उसको क्लिक करके आप कुछ सेटिंग्स एक्सेस कर सकते हो, जैसे कि सेव स्टेट, लोड स्टेट। देन गेम क्विट भी कर सकते हो आप यहीं से। बाकी परफॉर्मेंस की बात करूँ तो एकदम कॉन्स्टेंट 30 FPS मिल रहे थे एंड इसमें मोस्ट गेम्स आपको 30 लॉक्ड ही मिलेंगे। बाकी आप रिजोल्यूशन फिर इंक्रीज़ करके देख सकते हो और अच्छी क्वालिटी के लिए बस FPS साथ के साथ आपको मॉनिटर करते रहना है। नेक्स्ट है Zinnia OS एंड ये है Xbox 360 का एमुलेटर एंड आई हैड हाई होप्स फॉर दिस ऐप क्योंकि डेवलपमेंट अच्छी खासी हो रही थी इस पर, लाइक एंड्रॉयड और PC में तो हो रही थी, तो मैंने सोचा गेम भले अटक अटक के चले लेकिन रन तो हो जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। लाइक जितने भी गेम्स मैंने ट्राई किए मुझे बस ब्लैक स्क्रीन आ रही थी। देन अगेन मेरे चिपसेट में भी इशू हो सकता है, मे बी आपका सही से चल जाए। बाकी इंस्टॉल प्रोसेस सेम है, ऐप डाउनलोड करो, लास्ट ऐप डिलीट करो, इसको इंस्टॉल करो, डीबग ऐप से ओपन करो। एंड एक चीज़ और कि इसमें भी पॉपअप आ रहा था कि आपको मेमोरी लिमिट इंक्रीज़ करनी होगी तभी गेम्स चलेंगे। जो लाइव कंटेनर वाला हमने प्रोसेस किया था स्विच के लिए तो वो आपको करना होगा। एंड जैसे स्विच की गेम्स में मैंडेटरी था वो करना, इसमें बिना उसके भी लॉन्च कर सकते हो गेम्स, बट मेरे में तो दोनों तरीके से नहीं चले गेम्स, बट आप चाहो तो उसको भी
भी ट्राई कर सकते हो। अब सब कुछ कवर कर ही लिया है तो सोचो विंडोज़ के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। अब विंडोज़ एमुलेशन इज़ वेरी मच पॉसिबल, बट इसमें आपको पूरे विंडोज़ को ही एमुलेट करना होगा। जैसे एंड्रॉयड में आप प्रोटॉन यूज़ करके गेम्स को खेलते थे, मतलब बेसिकली आप बस विंडोज़ के फीचर्स यूज़ कर रहे हो गेम्स को रन करने के लिए जो जो रिक्वायर्ड होती है, बट iOS के केस में आपको पूरे विंडोज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो एक ऐप है UTMSE, एंड वैसे तो ये ऐप स्टोर पे भी अवेलेबल है, बट उससे करोगे तो बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस मिलती है। तो अगर आपको अपने साइट स्टोर का ऐप आईडी खर्च नहीं करना है और एंड आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, श्योर गो फॉर द ऐप स्टोर वर्जन। बट अगर आपको थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, अब एकदम भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिल जाती जिससे, मतलब विंडोज़ के केस में, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। एंड मेरे केस में विंडोज़ बूट ही नहीं हो रहा था ऐप स्टोर वर्जन से, तो मुझे साइड लोड ही करना पड़ा। तो आपको भी UTMSE की IPA फाइल डाउनलोड कर लेनी है, एंड आप बाकी ऐप्स की तरह इसको भी नॉर्मल गूगल सर्च करके गिटहब से डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। देन आपको लास्ट एमुलेटर अपना डिलीट कर लेना है इसको इंस्टॉल करने के लिए। देन आपको विंडोज़ डिवाइस की ISO फाइल चाहिए होगी उसको इंस्टॉल करने के लिए, एंड ये भी मैं प्रोवाइड नहीं कर सकता। एंड मैंने एक्चुअली विंडोज़ XP सिलेक्ट किया है, विंडोज़ XP सर्विस पैक 3 32 बिट स्पेसिफिकली, क्योंकि मुझे पता था उससे ऊपर कोई भी विंडोज़ मेरे में सपोर्ट नहीं करेगा। इवन XP भी इतना अटक अटक के चल रहा था। इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपली इसको स्टिक डिबग के थ्रू ओपन करना है, देन क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन पे आना है, देन न्यू मशीन पे क्लिक करना है, फिर विंडोज़ ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, एंड जो फर्स्ट वाला है वो पुराने विंडोज़ के लिए, जैसे कि मैं XP यूज़ कर रहा तो मुझे ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। एंड अगर आप विंडोज़ 7, 8, 10, 11 ये सब करते हो तो आपको सेकंड ऑप्शन पिक करना है। एंड अगर आप ARM बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हो तो आपको थर्ड पिक करना है। देन आप मेमोरी 1 GB दे दो, एंड बाद में इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हो सेटिंग से ज़रूरत पड़ी तो। वैसे आप इसको अभी भी बढ़ा के देख सकते हो जब तक वार्निंग नहीं आती। मेरे केस में अगर मैं 1 के ऊपर ले जा रहा था तो वार्निंग आ रही थी कि ऐप क्रैश हो सकता है, तो आप इंक्रीज़ करके देख सकते हो। जहाँ तक वार्निंग नहीं आ रही आप वहाँ तक बढ़ा लो, एंड कोर्स को 2 रहने दो, मोर देन इनफ है XP के लिए। एंड अगर आप न्यूयर विंडोज़ यूज़ कर रहे हो एंड चिपसेट भी आपके पास पावरफुल है तो कोर्स बढ़ा भी सकते हो। थोड़ा आपको रिसर्च करना होगा गूगल में कि कितने कोर्स आप असाइन कर सकते हो अपने डिवाइस के हिसाब से। देन आपको यहाँ पे CD DVD इमेज सिलेक्ट करके ब्राउज पे आना है, एंड अपने विंडोज़ की ISO फाइल को सिलेक्ट कर लेनी है। देन स्टोरेज कितना देना है आप अपने इंटरनल स्टोरेज के हिसाब से देख लो। मैंने तो बस 5 दिए क्योंकि मेरा 64 GB वाला वेरिएंट है, एंड मैंने रोम्स भर के रखे हैं इसीलिए मैं कम ही दे रहा हूँ। देन शेयर डायरेक्टरी एक बार अभी आप स्किप कर लो, देन सेव कर लो इसको। नेक्स्ट आप सीधे इसको रन कर लो, एंड अगर आपने भी विंडोज़ XP सिलेक्ट किया है तो आप मुझे फॉलो कर लो। एंड अगर दूसरा कोई विंडोज़ आपने सिलेक्ट किया है तो कोई इशू नहीं है, टिपिकल विंडोज़ इंस्टॉलेशन प्रोसेस जैसा ही है। बस नेक्स्ट करना है आपको, यूज़र नेम क्रिएट करना है, पासवर्ड डालना है, एंड कुछ पुराने विंडोज़ में आपसे सीरियल की मांग सकता है तो वो भी आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। एंड भाई ChatGPT से मत पूछते बैठना कि दादी बीमार हो गई कोड एक्टिवेशन दे दो, अब काम नहीं करता ये, मत पूछो मुझे कैसे पता। एंड ये ब्लू स्क्रीन में आपको थोड़ा वेट करना है, नीचे आप देख सकते हो लिखा है कि सेटअप इस लोडिंग फाइल्स। एंड उसके बाद आपको कुछ कुछ कीज़ प्रेस करने होंगे, एंड आप चाहो तो एक्सटर्नल कीबोर्ड एक लगा लो, नहीं तो स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर में ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी आप इनेबल कर सकते हो। उसको ओपन करके आपको एंटर प्रेस करना है। एंड मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग शायद ग्लिच कर रहा है क्योंकि कीबोर्ड शो नहीं हो रहा था। देन आपको अग्रीमेंट के लिए F8 प्रेस करना है, एंड वो भी आपको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड में मिल जाएगा। देन नेक्स्ट यहाँ पे आपको अनपार्टीशन स्पेस पे एंटर दबाना है। उसके बाद यहाँ फॉर्मेट पार्टीशन का ऑप्शन आएगा, तो आपको सबसे टॉप वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ये NTFS क्विक वाला, एंड आप ऑन स्क्रीन कीबोर्ड के एरो की से नेविगेट कर सकते हो। देन आपका इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। ये सेटअप होने के बाद आपका विंडोज़ XP सेटअप पे आ जाना चाहिए स्क्रीन, एंड इस पर भी आपको बस वेट करना है इंस्टॉलेशन खत्म होने का। देन बीच में आपको यूज़र क्रिएट करने का प्रॉम्प्ट आएगा, तो वो आपको कर लेना है। देन प्रोडक्ट की भी एंटर कर लेना है, देन पासवर्ड सेट करना है, टाइम सेट करना है, देन नेक्स्ट कर लेना है। एंड ये सब के बाद फिर से थोड़ा इंस्टॉल होकर आपका विंडोज़ बूट हो जाना चाहिए, एंड थोड़ा एक्सप्लोर कर लो करना है तो। देन उसके बाद आपको वापस ऐप में आना है, मतलब विंडोज़ एग्जिट करके अपने विंडोज़ मशीन को होल्ड करके रखना है, एंड इंस्टॉल विंडोज़ गेस्ट टूल सिलेक्ट कर लेना है। इससे आपके विंडोज़ ड्राइवर सब सही से अपडेट हो जाते हैं। ये इंस्टॉल होने के बाद आपको वापस से इसको रन कर लेना है। देन आप माय कंप्यूटर में आओगे अपने विंडोज़ में, तो यहाँ पे एक डिस्क ड्राइव क्रिएट हो गया होना चाहिए UTM गेस्ट के नाम से। एंड इसके साथ साथ अगर आपका विंडोज़ इंस्टॉलेशन वाला ड्राइव भी है तो उसको आपको राइट क्लिक करके इजेक्ट कर लेना है। देन आपको इसको ओपन करना है, UTM गेस्ट टूल्स इंस्टॉल कर लेना है, एंड बस उसके बाद ऑन स्क्रीन प्रॉम्प्ट्स फॉलो करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, एंड ये हो जाना चाहिए। फिर एक बार आपको ऐप फिर से रिस्टार्ट करना है। नेक्स्ट आपको अपने वर्चुअल मशीन की सेटिंग्स में आना है, देन शेयरिंग में जाना है, एंड यहाँ पे आपको ब्राउज पे क्लिक करना है। अपने डिवाइस में कोई भी एक फोल्डर सिलेक्ट कर लेना है जो कि कॉमन रहेगा आपके विंडोज़ एंड iOS के बीच में। तो मैंने यहाँ PPSSPP को सिलेक्ट कर लिया था, एंड अगर मुझे कुछ फाइल्स ट्रांसफर करनी है मेरे विंडोज़ में तो मुझे सिंपली उसको PPSPP वाले फोल्डर में अपने डाल लेना है। एंड रन करने से पहले आप एक बार सेटिंग्स में फिर से आ जाओ, एंड देन पूरा नीचे आप आओगे तो यहाँ पे एक जिट कैच करके, तो इसको आप 512 MB तक रख दो। एंड जो बाकी सेटिंग्स है जैसे कि रैम एंड CPU कोर्स आप यहीं से उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। देन आपको सेव पे क्लिक कर लेना है, एंड देन एक बार विंडोज़ फिर से आपको रन कर लेना है। एंड देन वो जो कॉमन फोल्डर को एक्सेस करने के लिए आपको माय नेटवर्क प्लेसेस में जाना है, एंड यहाँ पे आपका बाय डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं रहेगा, तो आपको ऐड अ न्यू नेटवर्क प्लेस पे क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है, चूज़ अनदर नेटवर्क लोकेशन में क्लिक करके फिर नेक्स्ट करना है। एंड देन यहाँ पे ये एड्रेस एक्जैक्टली यही वाला डालना है, एंड देन आपका भी लोकल होस्ट नेम से वो फोल्डर ऐड हो जाएगा जैसे मेरे में था। एंड आप चाहो तो नेम चेंज भी कर सकते हो, मैंने डिफ़ॉल्ट पे ही रहने दिया था।
मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा है तो मैं सेटअप क्लोज कर दे रहा हूँ अभी। बाकी आपको बस नेक्स्ट करना है और कुछ नहीं है इसमें। देन आपको उसको ओपन करना है एंड आप चाहो तो उसमें ओल्ड स्कूल गेम्स भी डाल सकते हो, एंड मैंने भी 3-4 डाल रखे थे, बट आपको डायरेक्टली उन्हें यहाँ से रन नहीं करना है। आपको अपने गेम फोल्डर को सिलेक्ट करना है, लेफ्ट साइड में कॉपी दिस आइटम को क्लिक करना है, एंड देन लोकल डिस्क सी में एक गेम्स फोल्डर बना लो एंड इसमें उसको पेस्ट कर दो, तो फिर आप वहाँ से गेम्स एक्सेस कर सकते हो। अब लाइक आई सेड मेरा चिपसेट इज़ नॉट वेरी पावरफुल, तो गेम्स क्रैश हो जा रहे थे एंड कुछ केसेस में तो पूरा विंडोज़ ही हैंग हो जा रहा था। बट आई एम श्योर अगर आपके पास पावरफुल चिपसेट वाला डिवाइस है तो आप वो आराम से हैंडल कर लेगा। इवन विंडोज़ 10 या 11 भी हैंडल कर लेगा। एंड इसमें आप कीबोर्ड माउस भी कनेक्ट कर सकते हो, एंड गेम्स जो मैंने डाले थे वो तो नहीं चले, बट देर आर अ फ्यू गेम्स जो बहुत अच्छे चल जाते हैं इसमें। एंड अगर आपने विंडोज़ एक्सपी यूज़ किया है तो आई एम श्योर आपको पता होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। दैट्स राइट, पिन बॉल, माइंड सुपर, स्पाइडर सॉलिटायर, ये सब जो इसके साथ प्री इंस्टॉल आती है ये तो सब सही से चल ही जा रहे थे। एंड सिर्फ इन्हीं गेम्स के लिए मत डाउनलोड कर लेना भाई, विंडोज़ बहुत ही मत्था खराब प्रोसेस है। अगर आपके पास पावरफुल डिवाइस है तभी मैं रिकमेंड करूँगा। एंड मुझे बस आपको शोकेस करना था कैसे कर सकते हो, इतनी मेहनत बस वीडियो के लिए। सब्सक्राइब कर दो यार। एंड फाइनली जितने एमुलेटर्स हो सके मैंने कवर कर दिया इस वीडियो में। एंड जो मेरी एंड्रॉयड वीडियो थी वो भी समथिंग 3 आवर्स की थी, तो इट्स सेम्ड ओनली फेयर कि मैं iOS में भी सब कुछ सही से एक्सप्लेन करूँ। सो इफ दिस वीडियो हेल्प यू, मेक श्योर टू लीव अ लाइक। एंड फाइनली मैं आपको गेम्स भी शोकेस कर देता हूँ सारे एमुलेटर्स के एक एक करके, स्टार्टिंग विथ लो एंड सिस्टम्स। Spider sense tingling. Something's going on here. Hey, Turk! Listen to me, Eddie. You're smarter than this. This isn't you. सो इफ़ यू डू डिसाइड टू गो विथ साइड लोडिंग ऐप्स तो आपको कुछ कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि आपको ऐप्स में जिट इनेबल करने के लिए स्टिक डिबग से हमेशा VPN ऑन रखना होगा, एंड गेम्स ऑन करने के बाद उसको बंद भी कर सकते हो। देन जो DDI वाला पार्ट मैंने आपको बताया था कि स्टिक डिबग को आपको एक बार रीस्टार्ट करना होता है फर्स्ट टाइम पे DDI फाइल को लोड करने के लिए, तो वो चीज़ आपको फिर से रिपीट करना होगा अगर आपका डिवाइस कभी भी रीस्टार्ट होता है तो। दूसरी चीज़ ये कि आप बिना स्टिक डिबग के भी ऐप्स यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब मिलेगी, तो वो ज़रूरी है जिट इनेबल करने के लिए। एंड ऑल इन ऑल मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आपको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना है अपने iOS डिवाइस के साथ, अब आपका मेन डिवाइस है तो आप बिना साइड लोडिंग वाला ऑप्शन भी देख सकते हो। एंड अगर आपके पास स्पेयर iOS डिवाइस है तो भाई PS5 खरीदो। स्पेयर iOS डिवाइस किसके पास होता है भाई, रईस लोग। स्पेयर है तो ट्राई कर लो, बाकी मेन डिवाइस में भी ट्राई कर सकते हो, ऐसे कोई इशू तो है नहीं। बाकी प्रोसेस थोड़ा लंबा है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सरदर्दी है, बट एक बार यूज टू हो गए तब कोई दिक्कत नहीं होती है। एंड नियरली सारे ऐप सपोर्टेड इसमें जो एंड्रॉइड में भी है, प्लस परफॉर्मेंस इज़ वेरी गुड, तो मुझे तो वर्थ इट ही लगा। इवन तो मेरी चिपसेट में ज़्यादा गेम सपोर्ट नहीं किए, बट जो की वो बहुत सही से किए। बस इंस्टॉल करना अनइंस्टॉल करना बार बार इस वन थिंग जो मुझे बहुत ज़्यादा इरीटेटिंग लगी, क्योंकि उसकी वजह से अगर मेरे को कोई प्रीवियस ऐप में वापस जाना है तो मुझे उसको वापस से पूरा सेटअप करना होता था। अब सपोर्ट आ गया iOS में, बड़ी बात है, कुछ ना कुछ तो कैच रहना ही था। इतनी तो सिक्योरिटी भर रखी है इसमें, मत लो भाई iOS का भी। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होप आई वॉज एबल टू कवर एवरीथिंग, एंड कि आपको सब अच्छे से समझ आ गया। एंड कुछ इशू हो रही तो देयर थाउजेंड्स ऑफ लिंक्स आउट देयर डेडिकेटेड टू हेल्पिंग यू आउट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। कमेंट भी करके पूछ सकते हो। एंड इफ़ यू मेड इट दिस फार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।